यूपीएससी सीएसई जैसे डायनामिक और रोचक परीक्षा की तैयारी में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी परीक्षा है जहां पेपर का नेचर हर साल बदलता रहता है। इस परीक्षा में सफलता की यात्रा 3 महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी परीक्षा के प्रत्येक चरण में करंट अफेयर्स की गहरी समझ होना बहुत आवश्यक है। करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी से फैक्चुअल, एनालिटिकल एवं ओपिनियन बेस्ड प्रश्नों को समझने एवं उनका जवाब देने में मदद मिलती है। जैसे जैसे अभ्यर्थी यूपीएससी के विशाल सिलेबस को विस्तार से तैयार करने लगते हैं, वैसे वैसे उनके समक्ष एक बाधा यह खड़ी हो जाती है कि करंट अफेयर्स की बदलती प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। इसके चलते उन्हें सरकारी नीतियों में आए बदलाव, भूराजनीतिक घटनाक्रमों, पर्यावरण के क्षेत्र में हुए विकास जैसे परिवर्तनों के बारे में अपडेट रहना अनिवार्य हो जाता है। परीक्षा की बदलती प्रकृति, अपरिभाषित सिलेबस एवं बहुत अधिक मात्रा में समसामयिक कंटेंट की उपलब्धता के चलते यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स में महारत हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। इन्हीं जटिलताओं को दूर करने हेतु हम प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने, उसका विस्तार से विश्लेषण करने एवं उस पर महारत हासिल करने के लिए PT 365 प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। PT 365 प्रोग्राम को काफी इनोवेटिव तरीके से डिजाइन किया गया है। यह योजनाबद्ध तरीके से प्रीलिम्स 2024 के लिए आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। PT 365 प्रोग्राम के तहत करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं: विजन IAS की अत्यधिक अनुभवी फैकल्टी द्वारा इंटरैक्टिव कक्षाएं, प्रीलिम्स परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का संपूर्ण कवरेज, जिसमें अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना मैगजीन, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, संसद टीवी आदि से प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक सभी टॉपिक को कवर किया गया है। PT 365 प्रोग्राम के साथ जुड़कर यूपीएससी के विशाल सिलेबस को टारगेटेड तरीके से तैयार कीजिए और प्रीलिम्स की कठिन राह में सफलता हासिल कीजिए। क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए तैयार हैं? हमारी वेबसाइट पर अभी रजिस्टर करें या अन्य किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें enquiry@visionis.in। हम इस परीक्षा में आपकी सफलता की यात्रा में पूरा साथ देंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ भूगोल के संदर्भ में चर्चा करूंगा और लगभग 1.5-2 घंटे हम चर्चा करेंगे, है ना। 1.5-2 घंटे हमारी चर्चा का जो फोकस एरिया रहेगा वो ये कि भूगोल की तैयारी की कैसे जाए, है ना। और भूगोल को लेकर के जो भी मिथक है ना, जो भी एक मिथ बना हुआ है उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और 3-4 आयामों पे आपके साथ एक विस्तार से समझ बनाने की कोशिश करेंगे। एक पहला कि भूगोल क्यों जरूरी है ना, भूगोल एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी क्यों पढ़ाना चाहता है आपको ज्योग्राफी, कुछ तो बात होगी। तो एक थोड़ा सा कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भूगोल क्यों पढ़ा जाना चाहिए और अच्छे से क्यों पढ़ा जाना चाहिए। दूसरा, अगर पढ़ा जाना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम किसी रास्ते पे चलना चाहते हैं
तो रास्ता मालूम होना चाहिए कि नहीं? और हमारा रास्ता होगा यूपीएससी का सिलेबस। अगर हमको भूगोल के रास्ते पे चलना है तो सिलेबस अगर हमको अच्छे से मालूम होगा तो उस रास्ते पे चलेंगे ना। मतलब उसमें एक एक माइलस्टोन आएगा, एक टॉपिक कंप्लीट किए मतलब रास्ते का एक हिस्सा हमने कवर कर लिया, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, फिर चौथा टॉपिक, ऐसे करते करते भूगोल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे उस रास्ते के इंपॉर्टेंट पड़ाव होंगे। उस पर अगर हम कमांड करते चलें तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और अगर सिलेबस मालूम नहीं होगा तो भटकाव ज्यादा होगा। तो एक सिलेबस की समझ होनी चाहिए। दूसरा, अगर हमको सिलेबस मालूम है कि यूपीएससी का ये सिलेबस है तो दूसरा हमको ये मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका वजन कितना है, वेटेज कितना है, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो इस आयाम पे भी चर्चा होनी चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि वजन है कुछ 15 सवाल, 20 सवाल, या मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी किस किस में है, पेपर 1 में, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में? पेपर 1 में है। पेपर 1 में 20 सवाल पूछे जाते हैं। अगर 20 सवाल पूछे जाते हैं तो भूगोल के सवालों की संख्या कितनी है और कितना उसमें मार्क्स जो है वो वजन या वेटेज दिया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, है ना। तो हमको उसकी महत्ता भी समझ में आएगी कि यार इतना महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी। फिर अगर मान लेते हैं कि हमको प्रारंभिक परीक्षा की एक समझ बन गई, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों की प्रकृति कुछ ऐसी है, मुख्य परीक्षा की भी एक समझ बन गई, उसका वजन भी समझ में आ गया, तो अगला जो है वो पक्ष जिस पे हमको चर्चा करनी है वो ये कि पढ़े कहाँ से, क्या पढ़ा जाना चाहिए, है कि नहीं। और चूंकि आप विजन आईएएस के संस्थान में आए हैं तो हम भूगोल को लेकर के, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा 5-10 मिनट आपके साथ बताएंगे कि हम अगर भूगोल की क्लासेस करते हैं तो भूगोल में हमारा अप्रोच क्या होता है। जैसे एक आध क्लास का कुछ मतलब एक ब्रीफ की इस क्लास में अगर हमने ये डिस्कस किया तो हम क्या क्या करते हैं उस क्लास में, ताकि आपको एक बेहतर समझ ये भी हो कि हर टॉपिक के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए। मतलब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो कैसे उस पर पकड़ बनाने के लिए हमको कार्य करना चाहिए। इन 4-5 आयामों पे लगभग 1.5 घंटे तक आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। क्लियर है? अब जैसे मान लेते हैं कि पहला जो बात है वो ये कि क्यों पढ़ा जाना चाहिए भूगोल। जैसे भूगोल को कहा जाता है कि स्टडी ऑफ प्लेसेस, जगह जो विभिन्न प्रकार के हैं उनका अध्ययन है, और उन जगह पे जो लोग रह रहे हैं, जो प्रकृति रह रहा है, उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करना भूगोल है। जैसे अगर हम कहें कि केरला में क्या ज्यादा वर्षा होती है, केरला में क्या लगता है आपको, केरल में क्या ज्यादा वर्षा होती है? नहीं होती है, कम वर्षा होती है। केरल में बहुत वर्षा होती है। क्लियर है? उसी की तुलना में केरल को अगर हम देखें तो तमिलनाडु में अपेक्षाकृत बहुत कम वर्षा होती है, केरल की तुलना में आधा रह जाता है। लेकिन दोनों दक्षिण में ही है, एक तरफ केरल है तो दूसरी तरफ तमिलनाडु है। केरल के तट पे भारी वर्षा हो रही है तो तमिलनाडु में उस समय सूखा पड़ा हुआ है। क्लियर है? अब जरा सोच के देखें कि एक जगह पे वर्षा हो रही है, एक जगह पे सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पर मानव का जो रेस्पॉन्स होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं कि पहला कि केरल में वनस्पति ज्यादा बेहतर विकसित होना चाहिए, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु ये ज्यादा होंगे, और तमिलनाडु के तट पे क्या होगा, उसमें कमी होगी। वनस्पति के प्रकार में भी भिन्नता हो सकती है। अब अगर पानी अवेलेबल है एक तरफ और एक तरफ पानी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या केरला में डैम बनाने की ज्यादा जरूरत है? क्या लगता है, अगर पानी खूब है तो क्या डैम बनाने की जरूरत है? तमिलनाडु में है? तमिलनाडु हर समय हाय तौबा मचाए रहता है, कर्नाटका ने पानी नहीं दिया, कर्नाटका ने पानी नहीं दिया। केरल कभी कहता है कि कर्नाटका ने पानी नहीं दिया? दोनों कर्नाटक के दक्षिण में है, लेकिन केरला कभी कोई कंप्लेन नहीं करता है कर्नाटका से कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। क्यों? उसके पास पानी है। लेकिन तमिलनाडु को अगर कर्नाटका ने कहा है कि मुझे पानी चाहिए और कमिटमेंट है, कोई समझौता है जिसका नाम है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, आर्टिकल 262, उसमें कर्नाटका का कमिटमेंट है कि मैं इतना पानी आपको दूंगा, सपोज करते हैं, है ना। तो कर्नाटका को देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो तमिलनाडु धरने पे बैठ जाएगा। क्यों? पानी नहीं है उसके पास। क्लियर है? द पॉइंट इज, जो बताना ये चाहते हैं कि हमको भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो संसाधन है वो सारे संसाधन एक साथ एक जगह पे उपलब्ध नहीं है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। लेकिन एक बात जरूर है, जहां पर जो संसाधन है उसका विकास बेहतर तरीके से या उनका इस्तेमाल उसके विकास में एक प्रभावी सहायक की भूमिका निभा सकता है। भूगोल हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमको एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बनने में मदद करता है। जैसे मान लेते हैं कि आप हैं, अगर आपको भूगोल की बेहतर समझ होगी
तो जरा सोच करके देखें, क्या भूगोल और आपदा प्रबंधन का कुछ संबंध है? चक्रवात, चक्रवात क्या एक आपदा हो सकता है? मान लेते हैं कि आप कोई तटीय जिले के डीएम है और आपके जिले में ना अभी एक अलर्ट जारी हुआ कि आपके जिले में ना एक चक्रवात अगले 10 दिनों में हिट करने वाला है ना? और आपको चक्रवात की समझ नहीं है, तो आपको फोन आया कि सर वो चक्रवात विकसित हो रहा है बंगाल की खाड़ी में और वो हमारे जिले को हिट करेगा, ऐसा आईएमडी का है। और आपको चक्रवात को के बारे में मालूम भी नहीं कि होता क्या है चक्रवात। आप उसको क्या कहेंगे, ठीक है देख लेंगे जब आएगा, है ना? लेकिन आपको उसकी समझ बहुत ज्यादा नहीं है। क्या आप उसके लिए तैयारी करेंगे? नहीं। लेकिन अगर आपको चक्रवात की एक बेहतर समझ है कि कितनी बड़ी त्रासदी ला सकता है, तो आप पहले दिन से युद्ध स्तर पे कार्य करेंगे कि नहीं? है कि नहीं? तो क्या आपको बेहतर ब्यूरोक्रेट बनने में मदद करता है? जैसे एक इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देते हैं। क्या आपदा को साधने के लिए क्या आपदा प्रबंधन होना चाहिए? किसी आपदा को साधने के लिए क्या उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए? लेकिन आपदा का प्रबंधन तो तब करेंगे ना जब आपदा की समझ हो। लेकिन एक बात तो तय है कि कोई भी आपदा जैसे चक्रवात एक आपदा हो सकता है। पानी अगर बाढ़ बन जाए तो पानी क्या हो सकता है? आपदा हो सकता है। मतलब बाढ़ एक आपदा हो सकती है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि केरला है, केरला में पानी बहुत होता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी हो जाए तो बाढ़ आएगा। लास्ट बाढ़ जो केरला में बड़ा आया था उसका नाम वो 2018 का बाढ़ था। 2018 में एक विशाल बाढ़ आया, बादल फटा, पश्चिमी घाट वहां पर है, खूब वर्षा हुई। क्लियर है? अब खूब वर्षा हुई तो इमेजिन करें कि आप केरला के किसी जिले के डीएम है ना, और बाढ़ आ गया है। अब बाढ़ आ गया है तो आपका घर भी बहेगा और आपके आसपास जो भी घर होंगे वो भी बह रहे होंगे, नहीं? अब वैसे में आप अपने आप को बचाएंगे कि बाकी लोगों के लिए भी कार्य करेंगे? अपने आप को बचाते हुए उस जिले में जो भी लोग हैं वो आपके अपने हैं, आपकी जिम्मेदारी है, उनको बचाने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन बचाने के लिए कार्य क्या करेंगे? जब आपदा है तो सोचेंगे, या अगर आपदा को या बाढ़ जैसी आपदा को लेकर के अगर प्रभावी रूप से आपने अभी पढ़ाई किया हुआ है तो आपको मालूम है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की रणनीति क्या होती, नहीं? तो जैसे ही बाढ़ आएगा, आप चूंकि आप अपने जिले के क्या है, हेड हैं, डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यानी कि सब आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार कुछ कहेंगे और जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, और सरकार को मालूम नहीं है कि नहीं, मतलब उसको लेकर के आपने पढ़ाई नहीं की सपोज करते हैं। तो इसका मतलब है कि लाखों लोगों का जीवन आपके इस निर्णय पे निर्भर था कि आपने ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा। और अगर ठीक से पढ़ा है तो हर व्यक्ति को बचा लेंगे, मतलब बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे मतलब हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं, लेकिन एक छोटे से उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। अलापुजा एक डिस्ट्रिक्ट है, अलापुजा कहां पर? केरला में। और जो 2018 का बाढ़ आया था ना, तो अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो समस्या हुई है, सबसे ज्यादा संकट आया, सबसे ज्यादा त्रासदी हुई, वो था अलापुजा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनकी समझ आपदा को लेकर शानदार थी। उन्होंने, देखिए आपदा के लिए 3 आयाम होते हैं, आपदा के दौरान, या आपदा से पहले कुछ करना चाहिए, आपदा के दौरान कुछ करना चाहिए, और आपदा के बाद। जब कोई आपदा आ जाए तभी कुछ करना चाहिए या उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए? जैसे कहते हैं ना, आग लगने पे कुआं खोदना, तो क्या जब आग लग जाए तो कुआं खोदें या पहले से कुआं खोद के तैयार रहें कि आग लग सकती है? तो मालूम है कि केरला में हर साल मतलब वर्षा ज्यादा होती तो बाढ़ आने की संभावना होगी। तो अगर हमारी बाढ़ को लेकर के अच्छी समझ होगी, उसकी तैयारी हो गई, तो अगर वो आपदा दरवाजे पे आ भी गई तो उससे क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन शानदार तरीके से लड़ेंगे तो उससे, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमको आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बारे में या बाद में कार्य करना चाहिए। तो जो उस समय के वहां सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने देखा कि यार स्थिति बहुत गंभीर है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया, लोगों के रख रखाव, बचाव, खाना आपूर्ति, जो भी जरूरतें थी उस पर पूरा किया। लेकिन एक बात यह समझ में आई कि बाढ़ बार बार आएगा केरल में, और बार बार आएगा तो लोगों को बचाने के लिए एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो लोगों को वहां से निकाल करके किसी बेटर जगह पे रखा जा सके। अगली बार जब बाढ़ आए तो लोगों के घर बहे ना, इसलिए स्ट्रक्चर मजबूत होने चाहिए, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, आपदा के दौरान तो जो जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व कर ही रहे थे, लेकिन भविष्य के आपदा के लिए भी केरल को उसी समय तैयार कर रहे थे। और क्या होता है कि जब कोई त्रासदी आता है ना, तो भावनाएं बहुत चरम पे होती हैं, इमोशंस। तो उन्होंने पूरे देश भर में सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दिया कि
आई एम फॉर अलेपी, आई मतलब अलेपी एक जगह है वहां पर एलापूजा में, आई एम फॉर एलापूजा, तो मतलब मैं एलापूजा जिले को बचाना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने एक कैंपेन चलाया। और उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स के ना फोटो डालने शुरू कर दिए कि इस बिल्डिंग को कोई बचा ले, इस बिल्डिंग का कोई रिवाइवल कर दे, कोई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसका इस्तेमाल आपदा प्रबंधन के लिए हो सकता है। तो केरल के बहुत सारे लोग गल्फ में रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। जब ये अपील हुआ तो करोड़ों की संख्या में डोनेशन आने शुरू हो गए, और करोड़ों की संख्या में डोनेशन आने शुरू हो गए तो 2018 से भी 2023 हो गया है। इतने पैसे आए कि अभी पूरा पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब अगली बाढ़ जब आएगी उस क्षेत्र में तो वो त्रासदी नहीं ला पाएगी। क्यों? उस आदमी का विजन है कि उसको मालूम है कि मुझे ऐसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि भविष्य में अगर आता भी है तो मैं लाखों लोगों को वहां से निकाल करके इन सेफ लोकेशंस पे पहुंचा दूं। 2018 में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी 2023 में ऐसा है। इसका मतलब है उस व्यक्ति का विजन है ना, मतलब आपदा को लेकर के उसकी समझ है कि नहीं। क्या भूगोल पढ़ा जाना चाहिए? बाकी छोड़िए, पीएम अवार्ड तो दिला देगा ना, नहीं मतलब काम करिए, लेकिन इमेजिन करिए कि पूरी दुनिया भर में आपका नाम होगा कि नहीं, कि इस व्यक्ति ने ये काम किया, तो आपके काम से या आपको आपके काम से जाना जाएगा आने वाले समय में। आपका क्या एग्जाम्पल्स दिया जाएगा। आज उनका मॉडल पूरे देश भर में अध्ययन किया जा रहा है ना, सिलेबस का हिस्सा बनाया जा रहा है। एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं। देवास नाम है, देवास मालूम है कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश, ठीक है। देवास एक छोटा सा शहर है, या आप कह सकते हैं कि एक जिला है। देवास एक डिस्ट्रिक्ट भी है और टाउन भी है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ना वर्षा कम होती है, राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। भोपाल है ना, इंदौर, ये सब मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है देवास। क्लियर है? देवास जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त क्षेत्र का मतलब है कि हम भूगोल में वर्षा पढ़ते हैं ना, वर्षा का वितरण, ये सब। तो देवास एक ऐसे क्षेत्र में है जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो वहां पर बार बार सूखा पड़ता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम तो पानी की उपलब्धता वाला इशू हो गया। दूसरा एक विषय है कृषि का संकट। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो कृषि का विकास कैसे होगा? कहते हैं ना जल बिना सब सून, तो जल बिना सब सूना है। तो जनरली वहां पर सूखा पड़ता रहता है। तो वहां पर एक उमाकांत राव के एक व्यक्ति के जिनका भूगोल का समझ अच्छा था, उन्होंने देवास का जब अध्ययन किया तो उनको समझ में आया कि यार सारा प्रॉब्लम तो पानी का ही। तो पानी को केंद्र में रख करके उन्होंने अपनी नीतियां बनानी शुरू की, और 3-4 साल के उन्होंने टेन्योर में देवास के आसपास जो भी 16,000 के आसपास छोटे छोटे तालाब थे, है ना, उन सबको उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में रिवाइव कर दिया। मतलब 16,000 तालाब जो सूख गए थे, जिससे पानी नहीं था, उसका मेंटेनेंस मनरेगा और इन सब स्कीम्स के माध्यम से उसका रख रखाव किया और उन सारों में पानी भरवाया। मतलब वर्षा का पानी उसमें एकत्रित होना शुरू हुआ। कुछ सालों के बाद ये देखने को मिला कि वो जो पानी वहां पर रिचार्ज हुआ, जब सूखा पड़ता था तो ये पानी कृषि के काम आता था। इस जो 3-4 सालों में जो पानी यहाँ पर एकत्रित हो रहा था वो रिस करके भूमिगत जल का हिस्सा बन रहा था, जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ गया था। पहले जब मानसून आता था मतलब जून जुलाई में, अगर वर्षा ठीक हुई तो किसान खेती करता था। उसके बाद नवंबर दिसंबर में फसल काट करके वो बेचारा माइग्रेशन करके दिल्ली तो इन शहरों में जाकर के अपना दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। ये जो 16,000 तालाब खुदे, उसके बाद वहां पर 3 फसल होती है। 3 फसल का मतलब है एक वर्षा वाला, फिर नवंबर दिसंबर में गेहूं वाला, और फिर मार्च अप्रैल मई वाला। क्लियर है? 3 फसलें ली जाती हैं वो क्षेत्र जो सूखाग्रस्त है। वहां पर 1000 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनका एनुअल इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा है। 25 लाख रुपीज से ज्यादा, ऐसे 1000 से ज्यादा किसान या कृषक परिवार हैं जिनका एनुअल इनकम यानी कि मंथली इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है। तालाब खुदा तो मछली पालन भी होगा उसके साथ साथ, तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी। तीनों मतलब पूरे साल भर कृषि हो रही है तो आपकी आय तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या देखा, एक विजन देखा कि पानी को केंद्र में रखा। और कहां पर? जहां पर सूखे की स्थिति है। तो जिस सूखे वाले क्षेत्र में उन्होंने पानी को केंद्र में रखा, उस पानी ने कितना परिवर्तन लाया। यह है भूगोल का पावर, यह भूगोल का विजन कि आपको आने वाले समय में एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बनने में मदद करेगा। तो क्या यूपीएससी को इसकी समझ नहीं है ना? तभी भूगोल को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर के रूप में आपसे, या यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप इसको पढ़ें
और केवल यही नहीं चाहता कि इसको पढ़ें, यूपीएससी वजन भी ज्यादा देता है भूगोल को, इसीलिए कि आपकी समझ बेहतर होगी, आपका विजन बेहतर होगा। आप रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन है देश में, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, वनस्पति हो, कुछ भी हो ऐसा, ये सब चीज किसका अध्ययन है ना, भूगोल का सब्जेक्ट मैटर है। तो क्या भूगोल पढ़ा जाना चाहिए? अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो पढ़ा जाना चाहिए। क्लियर है? बस इतनी ही बात अभी के लिए कहते हैं, बाकी जब क्लासेस होंगी तो उसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा होगी, लेकिन भूगोल पढ़ा जाना चाहिए, है ना। मतलब एज ए बेटर ब्यूरोक्रेट हमको बनने में मदद करता है। देखिए, भूगोल को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं कि यार मुश्किल सब्जेक्ट है, जटिल सब्जेक्ट है, साइंस का कॉन्सेप्ट है, या साइंस बहुत लगता है इसमें। ऐसा है नहीं, जो भी साइंस के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं इसमें बहुत ही आसान आसान से। जैसे कई बार हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं ना, जलवायु में मान लीजिए चक्रवात है, प्रति चक्रवात पढ़ते हैं, है ना। जैसे हम मॉनसून पढ़ते हैं, मॉनसून पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि इंडिया डांसेस ऑन मॉनसून, भारत नृत्य करता है मॉनसून पे, है ना। इंडिया नृत्य करता है कि मतलब सब खुश होते हैं, नृत्य का मतलब हमारे कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप सोच के देखिए, जब फसल कटता है तो पूरे देश भर में सेलिब्रेशन होता है कि नहीं। कहीं पर बिहू हो रहा होता है, तो कहीं पर पोंगल हो रहा होता है, तो कहीं पर मकर संक्रांति होता है। ये क्या है? सेलिब्रेशन है। नहीं, क्यों? फसल कटी है, फसल अच्छी हुई है। और फसल अच्छी कब होगी? जब मॉनसून अच्छा होगा। अगर मॉनसून अच्छा नहीं होगा तो क्या मकर संक्रांति, क्या बिहू, क्या पोंगल, है ना, सब सूना रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरे देश भर में जो सांस्कृतिक विकास है वो कहीं ना कहीं एक धागे से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? मॉनसून। इंडिया डांसेस ऑन मॉनसून, भारत नृत्य करता है। तो क्या भूगोल के छात्र के होने के नाते क्या मॉनसून की समझ नहीं होनी चाहिए? अब इसको थोड़ा सा आपको और इसमें कुछ आयामों पे बात करते हैं। ये बताइए, आराम से सोचिए इस पे। मॉनसून मतलब एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक भूगोल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़ें, थोड़ा सा जोड़ने का मतलब है कि मान लेते हैं कि हमको मोबाइल चाहिए, हमको कंप्यूटर चाहिए, हमको लैपटॉप चाहिए, हमको कोई कंज्यूमर गुड चाहिए। एक फैमिली है, वो फैमिली अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। उसमें दो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, एक तो खाद्य यानी कि खाद्य सुरक्षा से जरूरतें, यानी पोषक, पोषण एक परिवार का सबसे जिम्मेदार, मतलब फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो फैमिली के खर्चे का एक बड़ा हिस्सा पोषण पे जाता है। दूसरा हिस्सा जब पैसा उससे बचता है तो कंज्यूमर डिमांड्स करता है, वो टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, जो भी घर के जरूरतें हैं उन सब चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है कि नहीं। इसका मतलब है कि एक परिवार या पूरा देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, वो अपेक्षाकृत एसी, फ्रिज, कंज्यूमर गुड्स, इन सब का डिमांड ज्यादा करें, तो क्या इनका उत्पादन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ज्यादा उत्पादन करेगा? करेगा। ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या ज्यादा हाथों को काम की जरूरत पड़ेगी? और ज्यादा हाथों को काम की जरूरत जब पड़ेगी तो क्या रोजगार मिलेगा? और रोजगार मिलेगा तो क्या लोगों के हाथों में पैसा आएगा? अगर लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो क्या वो और सामान का डिमांड करेंगे? क्लियर है? वो और सामान का डिमांड करेंगे। तो क्या इससे अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा, उसको गति मिलेगी? क्लियर है? ये सब गति चल रहा है, गति चल रहा है, अचानक से मॉनसून फेल हो गया, इस साल सूखा पड़ गया, ऐसा होना, मान लेते हैं हो गया ऐसा। तो जैसे ही सूखा पड़ा तो जरा सोच करके देखें कि खाद्यान्न की जो प्राइसेस हैं, क्या उनके प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और अगर खाद्यान्न के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो वैसी स्थिति में क्या पोषण सबसे सर्वोपरि सुरक्षा है, मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी है, तो क्या लोगों का जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो कम होगा? और अगर परचेजिंग पावर कम होगा तो क्या लोग कंज्यूमर गुड्स का डिमांड ज्यादा करेंगे या उसमें कमी आएगी? और उसमें कमी आएगी तो उत्पादन करने वाला अपने प्रोडक्शन को कम करेगा, और प्रोडक्शन को कम करने के लिए वो क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट को कट करेगा। एम्प्लॉयमेंट को कट करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा तो डिमांड कम होगा, अर्थव्यवस्था का चक्का नीचे जाना शुरू करे। केंद्र में क्या था? मॉनसून। इंडिया डांसेस ऑन मॉनसून। तो मॉनसून की समझ होनी चाहिए कि नहीं? तो अगर मॉनसून समझ गए तो इकोनॉमिक समझने में कितना आसान लगेगा। मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्फ्लेशन। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन होगा। सूखा पड़ा दीजिए, इन्फ्लेशन बढ़ जाना है। और अगर सूखा पड़ा और खाद्य में अगर मुद्रास्फीति बढ़ी तो देश का कोई भी ऐसा सेक्टर है वो अछूता नहीं रहेगा, सबकी हालत खराब होगी। क्लियर है? तो सरकार का बहुत फोकस होता है कि ना, कि मुद्रास्फीति खाद्यान्न में किसी कीमत पे ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए,
क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट अर्थव्यवस्था के हर हिस्से पे जाएगा। भूगोल पढ़ा जाना चाहिए कि नहीं? क्लियर है? द पॉइंट इज, द कहने का मतलब ये है कि ये इसकी महत्ता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। और इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा पेपर ना हो जो उसको छोड़ा जाए। पेपर 2 से कनेक्ट करें, पेपर 3 से कनेक्ट करें, पेपर 4 से कनेक्ट करें, है ना? हर पेपर को कनेक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, इतना काफी है, मतलब इतना रहने देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कभी और विस्तार से इसके बारे में चर्चा आपसे जारी रहेगी। भूगोल का अपना एक महत्ता है। अब रही बात कि क्या मुश्किल सब्जेक्ट है, तो जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का मतलब इसको लेकर के भ्रांतियां बहुत है। क्या लग रहा है, मानसून को लेकर के थोड़ी उत्सुकता बढ़ी? लग रहा है कि आज जाकर के मानसून निपटा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आज तो मानसून समझ लेना है। अब देखिए, मानसून को समझना है तो 8-9 शब्दावली, 8-9 शब्दावली जिसको कीवर्ड्स कहा जाता है। अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो उसके कुछ की आइडियाज तो होंगे ना? नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ABCD XYZ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके कुछ की विचार तो होंगे ना? अगर हम उन महत्वपूर्ण विचारों को पकड़ लें, साध लें, तैयार कर लें, तो कोई सब्जेक्ट आसान मुश्किल रहेगा? आसान हो जाएगा ना। जैसे मॉनसून को समझना है तो मैं 8-9 शब्द अभी कहता हूं, चर्चा कभी करेंगे उसके बारे में। मॉनसून को समझना है तो पूर्वी जलधारा समझना पड़ेगा। मॉनसून को समझना है तो हमको एक इंडियन ओशन डाइपोल का कॉन्सेप्ट है, हिंद महासागर में एक स्थिति बनती है, प्रशांत महासागर में एक स्थिति बनती है, उसको कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। उसी को एक व्यक्ति ने, गिलबर्ट वॉकर ने बताया था, तो उसका नाम था वॉकर सर्कुलेशन। आगे चल के एल नीनो एक शब्द आया, तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन शब्द आया, वो समझेंगे तो मॉनसून की व्याख्या होगी। फिर एक शब्द आता है, एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है ला नीना। अगर हम उसको समझते हैं तो मॉनसून अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा 1970 के दशक में 2 व्यक्ति आए, मेडन जूलियन। उन्होंने कहा कि यार विषुवत रेखा में ना कुछ बदलाव होता है, वो बदलाव भी ना मॉनसून को प्रभावित करता है। मेडन जूलियन ने कोई बात कही। अगर हम इन सारी बातों, जो ये शब्द आपके सामने रखें, इन अगर शब्दों को हम ब्रेक करें, तोड़ें, और इन सब को समझें कि यार ये कैसे जोड़ता है मॉनसून को, ये कैसे प्रभावित करता है मॉनसून को, तो ये मॉनसून की व्याख्या हो जाएगी। मतलब मॉनसून को हम समझ जाएंगे कि मॉनसून कुछ नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिल करके मॉनसून बनाते हैं। तो अगर हमसे पूछेगा कि मॉनसून से आप क्या समझते हैं, तो मैं 9 शब्द समझता हूं, और मैं 9 की व्याख्या थोड़ा थोड़ा कर दूंगा। एग्जामिनर को समझ जाएगा इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब भ्रांतियां क्या है यार? ये एल नीनो ना, ये साइंस से हाई प्रेशर लो प्रेशर से होता है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर के लिए ना थोड़ा साइंस समझना पड़ेगा। इतना आसान साइंस है कि अगर शिक्षित है ना, लिखना पढ़ना आता है, तो कोई भी जिसका एक मेंटल अवेयरनेस लेवल नॉर्मल है, मतलब जो थिंक कर सकता है, सोच सकता है, वो बता देगा कि यार हाई प्रेशर ये होता है, लो प्रेशर ये होता है। मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं। लेकिन इतना ज्यादा उसको लेकर के भ्रांतियां क्रिएट की गई कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा है नहीं। भूगोल का मतलब है प्राकृतिक प्लस मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल मतलब प्रकृति है ना, प्रकृति है, नेचर है। अगर नेचर है तो नेचर की कुछ व्याख्या होगी। नेचर की कुछ व्याख्या होगी का मतलब है कि अगर हम अपना सिलेबस देखें तो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है पहला प्राकृतिक भूगोल को समझना, प्रकृति को समझना, नेचर को समझना। अगर हम नेचर की व्याख्या कर देंगे तो उससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में समझ बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक बात रखूं कि प्राकृतिक भूगोल, प्रकृति का व्याख्या करना है, तो प्रकृति की व्याख्या में क्या भूकंप की व्याख्या होगी? होगी? क्या भूकंप एक आपदा है, एक त्रासदी है? तो अगर हम भूकंप को समझ लें और हमको समझ में आ जाए कि यार दुनिया के इन इन हिस्सों में भूकंप आता है, तो क्या वहां बड़े शहर बसाए जाने चाहिए? तो प्रकृति को समझना क्या मानव भूगोल को प्रभावित करेगा? प्रकृति को समझना क्या मानव भूगोल का मतलब है बस्तियां, सेटलमेंट, बड़े शहर, है ना? क्या ये सब चीजें वहां होनी चाहिए जहां भूकंप आने की प्रबल संभावना हो? हिमालय में बहुत भूकंप आ सकता है, दिल्ली बसा दे वहां, और जब आ गया भूकंप तो त्रासदी कितनी बड़ी हो, है कि नहीं? तो कोई भी शहर बस रहा हो, कुछ भी सेटलमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, मान लेते हैं डैम। डैम बनाते समय हमको ये नहीं मालूम है कि नीचे से ना एक फॉल्ट लाइन जाता है, जहां भूकंप ज्यादा आता है उसको भ्रंश रेखा कहते हैं। तो पता चला कि नीचे नीचे ना बहुत भ्रंश रेखा जा रहा है और मालूम ही नहीं है कि यहाँ से भ्रंश रेखा जा रहा है। और क्या किया सरकार ने? कहा कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बड़ा डैम बनाएंगे यहाँ पर, और उसके नीचे अगर भूकंप आ गया तो, और डैम टूट गया तो ना जाने नीचे कितने लाखों लोग प्रभावित होंगे, है कि नहीं? तो मानव भूगोल क्या कहता है?
मानव भूगोल कहता है कि डैम जो कि मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है कहां बनना चाहिए, प्राकृतिक भूगोल की समझ के अनुसार बनना चाहिए। नहीं, घर बनाने जा रहे हैं, पता चला कि घर बना रहे हैं ज्वालामुखी के क्रेटर पे, है ना, कि ज्वालामुखी फूटा था 50-60 साल 100 साल पहले, अभी नहीं फूटा है, लेकिन देखे कि यार बड़ा सही है, अच्छा सा लोकेशन है, घर जा रहे हैं वहां पर बनाने, और वो नीचे से ना सीटी बजाता है, प्रकृति जो है वो बताता है कि मैं यहाँ पर हूं और यहाँ पर विस्फोट होगा, बना रहे वहां जाकर के, क्लियर है। और जब फूटेगा तो, है ना, मार्टिनिक एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज में, 1928 में वहां इतना बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ कि 27,998 लोग गुजर गए पूरे उस ज्वालामुखी में, 2 लोग बचे, बताने के लिए कि हुआ क्या था। नहीं, कहने का मतलब ये है कि बताए होंगे ना कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ है, कोई मत जाना वहां रहने, ये भी जरूरी था, तो प्रकृति ने 2 को छोड़ दिया, बाकी सबको, क्लियर है। द पॉइंट इज कि जो मानव भूगोल है, कृषि होना चाहिए यहां नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये तो प्रकृति ही हमको बताएगा, नेचर हमको बताएगा, है कि नहीं। नेचर हमको रास्ता दिखाएगा, उस नेचर को हमको समझना पड़ेगा, उस पे हमको अपना व्यवहार तय करना पड़ेगा। कोई ढाल वाला इलाका है ना, और हमने देखा कि यार यहाँ तो लकड़ियां बहुत है, करोड़ों की यहाँ काट देते हैं, है ना, क्या होगा, भूस्खलन की संभावना बढ़ जाएगी, और पता चला जहां काटे थे उसके नीचे उसी का घर था, नहीं तो भूस्खलन होगा तो सबसे पहले लपेटे में कौन आएगा, वही व्यक्ति आएगा। तो कहाँ क्या गतिविधियां करनी चाहिए क्या नहीं की जानी चाहिए, मानव भूगोल को दिशा दिखाता है प्राकृतिक भूगोल। तो भूगोल का पहला सब्जेक्ट मैटर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राकृतिक भूगोल को समझना, प्राकृतिक भूगोल की एक बेहतर समझ रखना। और प्राकृतिक भूगोल की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक भूगोल में क्या, केवल भारत का भूगोल कि विश्व का भी भूगोल, विश्व का, विश्व के भी भूगोल को समझना और साथ ही साथ भारत के भी भूगोल को समझना। जैसे इस सिलेबस में जो भूगोल है इसमें क्या लिखा है, विश्व का भौतिक भूगोल, जैसे दुनिया भर में चक्रवात आते हैं, चक्रवात को समझना, तो चक्रवात को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। भौतिक भूगोल का मतलब है पृथ्वी का जो सतह है, जो नेचर है उसको समझना। तो क्या पृथ्वी पे ज्वालामुखी आता है, क्या पृथ्वी पे भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, क्या पृथ्वी पे कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं पर नहीं है, कहीं पर मैदान है, ये सब है ना। क्यों दुनिया में सब जगह ज्वालामुखी नहीं आते, कुछ ही जगहों पे ज्वालामुखी आते, क्यों दुनिया में कुछ जगहों पे भूकंप आते हैं कुछ जगह पे नहीं आते, क्यों दुनिया की कुछ जगहों पे ही पर्वत श्रृंखलाएं हैं बाकी जगहों पे ऐसे सिंपल सा मैदान है, विशाल मैदान है। कुछ तो उसकी भौतिक प्रक्रिया होगी, कुछ तो नीचे हो रहा होगा, या कुछ तो प्रकृति में ऐसे बदलाव हो रहे होंगे जिसको शायद हम समझ नहीं रहे होंगे, उसको समझना जरूरी कि कहां पर ऐसी स्थितियां कहां पर ऐसी नहीं है, वो हमको समझने में मदद मिलेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं, ये तो प्राकृतिक भूगोल है, मान लेते हैं कि हम पर्वत को समझना चाहते हैं कि यार दुनिया में ना पर्वत कैसे बनता है, तो मन में कई बार सवाल होगा ना कि यार ये पर्वत का क्या यूपीएससी से लेना देना है, नहीं। अब पर्वत का लेना देना आपके सामने रखते हैं, क्या लगता है आपको, आराम से सोचिए कि क्या समुद्र में पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि हमको याद करना है कि यार यूपीएससी ना आजकल पेट्रोलियम पे सवाल बहुत पूछ रहा है, पेट्रोलियम या खनिज संसाधन इन सब पे सवाल पूछ रहा है। तो अब मान लेते हैं कि एक जनरल ट्रेंड है, जनरल सी बात है कि हम सब चीज याद नहीं रख सकते, हमको कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट से जोड़ करके अगर देखें तो याद रखना आसान हो जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इमेजिन कर पा रहे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसका एक पूर्वी तट होगा, उसका एक पश्चिमी तट होगा, होगा। अगर हम एक इन जनरल ये सोचने की कोशिश करें कि यार नॉर्थ अमेरिका में ना पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, तो अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि पेट्रोलियम पूर्वी तट पे ज्यादा मिलेगा या पश्चिमी तट पे ज्यादा मिलेगा, नहीं, क्योंकि समुद्र में मिलता है जनरली, और समुद्र में मिलता है तो नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तरफ या पूर्वी समुद्र में ज्यादा मिलना चाहिए, पश्चिमी समुद्र में ज्यादा मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है। अब जैसे मन में कंफ्यूजन हो रहा है ना, पूर्वी पश्चिमी, है ना। अब एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना, एक समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्थ अमेरिका के क्या पश्चिमी तट पे कोई पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पे क्या कोई पर्वत है, रॉकी पर्वत उसका नाम है, कैस्केड रेंज उसका हिस्सा है, रॉकी पर्वत,
हाँ ठीक है, कैस्केड रेंज, कोस्टल रेंज, इन सबको मिला करके रॉकी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पे एक पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है रॉकीज। और जहां पर भी तट के किनारे पर्वत होगा वहां पेट्रोलियम के भंडार बहुत सीमित होंगे। क्लियर है? तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पे पेट्रोल ज्यादा नहीं होगा, पूर्वी तट पे कोई बड़ा पर्वत नहीं है, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल अधिकतर कहां मिलेगा? पूर्वी तट पे। ऐसे ही अगर मैं दूसरा आपसे बात करूं, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पूरब में या पश्चिम में पर्वत है? पश्चिम में है, तो पश्चिम वाले समुद्र में पेट्रोल के भंडार बहुत सीमित होंगे। पूरब में कोई पर्वत नहीं है, वहां पर भंडार अपेक्षाकृत ज्यादा होंगे। अब मन में सवाल आ रहा है ना कि क्यों, मतलब मन में एक तर्क आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा हमारे मन में एक उत्सुकता जगता है। इन सब को समझना, यानी कि हम प्राकृतिक फेनोमेना को समझें और उसके बाद संसाधनों को खोजें। तो अगर हमको प्रकृति का नेचर समझ में आ जाए तो हम अननेसेसरी में डुबकी नहीं लगाएंगे साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पे। लगाना डुबकी होगा तो पूर्वी तट पे, कि अगर मिलेगा कहीं तो ज्यादा कहां मिलेगा? पूरब में मिलेगा। तो जितना भी ऊर्जा है, पैसा है, रिसर्च है, या जो भी हम एक्सप्लोरेशन अन्वेषण कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम हिस्सा कहां करेंगे? पूरब की तरफ करेंगे, क्योंकि वहां मिलने की संभावना सबसे प्रबल है। तो उसकी कुछ व्याख्या होगी ना, कुछ तो प्रक्रिया होगी, कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पूरब में मिलेगा, पश्चिम में अपेक्षाकृत कम होगा। सर्वाधिक अगर होगा तो पूरब में होगा, साउथ अमेरिका में भी पूरब में होगा, ना कि पश्चिमी सागर में होगा। इन सब चीजों को समझने में, यानी कि प्राकृतिक भूगोल को हम सिर्फ इसलिए नहीं समझते हैं कि हमको प्रकृति को समझना है, हमको प्राकृतिक भूगोल को इसलिए भी समझते हैं ताकि उसमें मानव विकास का इस्तेमाल हम कैसे प्रभावी रूप से कर पाए, उसको समझ कैसे पाए। जैसे मान लेते हैं जहां चक्रवात आते हैं, क्या वहां घर बनाए जाने चाहिए? नहीं। अगर मान लीजिए कि इतिहास कहता है या उस क्षेत्र का अध्ययन करता है कि यार यहां चक्रवात तो आएंगे ही आएंगे, तो वहां अगर घर बनाए जाए तो इतने मजबूत बनाए जाए कि चक्रवात कुछ ना कर पाए। चक्रवात का सबसे विभत्सम रूप जो होता है, उसको टोर्नेडोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोर्नेडोज। तो ये भी एक भौतिक भूगोल ही है ना। भौतिक भूगोल मतलब टोर्नेडो की एक प्रक्रिया है बनने की। और टोर्नेडो दुनिया में 75% दुनिया में टोर्नेडो एक ही जगह पे आते हैं, मिसिसिपी नदी के क्षेत्र में, और मिसिसिपी में यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो अगर वहां पर टोर्नेडो आता है, और टोर्नेडो का मतलब है 500 किलोमीटर की गति से हवा घूम रहा है। अब कच्चा घर बनाए का मतलब है लकड़ी का घर बनाए, मिट्टी का घर बनाए, और टोर्नेडो ने दस्तक दे दी, तो इमेजिन करें कि घर का क्या होगा। घर की छत के साथ साथ हम भी उड़ेंगे। कभी गूगल में वीडियोस देखिएगा, गाय भैंस तो ऐसे उड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार जिसमें है, जो भी रास्ते में आएगा उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा। तो टोर्नेडो के एक तो रास्ते में ना आए, और अगर आ जाए तो इतने मजबूत हो कि टोर्नेडो भी घूम फिर करके चला जाए लेकिन कुछ करे ना। तो अगर हम उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो टोर्नेडो से निपटने की रणनीति तो मालूम होनी चाहिए। या वहां जो लोग रह रहे हैं कितने जीवट है कि यार टोर्नेडो आता है उसके बाद भी रहते हैं, लेकिन रहते हैं ना तो घर के साथ साथ नीचे एक बेसमेंट जरूर बनाते हैं, और बेसमेंट की छत इतना मोटा बनाते हैं कि बम भी गिरे तो कुछ ना हो, कि टोर्नेडो आ भी जाए और पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दे तो भी नीचे सेफ रहे। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि टोर्नेडो एक आपदा है, एक त्रासदी है, एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन उसको समझ अगर हम गए तो हम उससे निपट भी बेहतर तरीके से लेंगे। दुनिया भर में ऐसे सोचते हैं कि जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं वो मानव भूगोल को निर्धारित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे क्या लगता है, ज्वालामुखी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। प्रदूषण अलग फैलाता है, त्रासदी अलग लेकर के आता है। जो रास्ते में आ जाएगा, मैग्मा का तापमान मिनिमम 16 से 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1800 डिग्री सेल्सियस में सोचिए, रोस्ट नहीं होंगे, उबल जाएंगे उसमें, पता भी नहीं चलेगा हड्डियां गल गई उसमें। तो ज्वालामुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस समय के लिए तो त्रासदी है, लेकिन उससे कुछ लाखों साल के बाद वो संभावना है। जैसे जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है लावा। लावा दो प्रकार का होता है, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय का मतलब है जिसमें लोहे की मात्रा कम है, और क्षारीय मतलब लोहा और धात्विक खनिज सर्वाधिक। दुनिया भर में जहां पर भी धात्विक खनिज मिलते हैं वहां लोहे का निक्षेप जरूर हुआ है, मतलब वहां ज्वालामुखी का विस्फोट जरूर हुआ है। क्या भारत में लोहा मिलता है ना? तो जहां जहां भी वो लोहा मिलता है, बेचारों ने लाखों साल पहले किस त्रासदी को देखा होगा।
तो उस समय के लिए त्रासदी, और आज हम कितने खुश हैं, वाह लोहा मिल गया, है कि नहीं? यानी कि रिसोर्स है, संसाधन है। तो जब हम प्रकृति को समझते हैं, नेचर को समझते हैं, सिलेबस को समझते हैं, तो जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि यार ये प्रक्रिया है, ज्वालामुखी एक प्रक्रिया है। ये नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, ये साउथ अमेरिका में हो रहा है, ये यूरोप में हो रहा है, ये अफ्रीका में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है, चीन में हो रहा है, रशिया में हो रहा है। और यहां से जो लावा निकल रहा है ना, वो लावा कुछ ऐसा है, कैसा है? धात्विक वाला है, जिसका नाम है क्षारीय लावा। तो चाहे दुनिया के किसी भी जगह पे हो रहा हो, प्रक्रिया तो यही होगी ना कि क्षारीय लावा है। और अगर क्षारीय लावा है, उसका मतलब है कि धात्विक खनिज की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। अगर अमेरिका में लोहा मिलता है, अगर साउथ अमेरिका में लोहा मिलता है, भारत में लोहा मिलता है, तो सबकी प्रक्रिया एक है, सब उसी ज्वालामुखी की प्रक्रिया से होकर के गुजरे। तो सारे महाद्वीप, हम कहीं भी रह रहे हो, लेकिन भौतिक प्रक्रिया तो सेम है ना। तो अगर हमने एक भौतिक प्रक्रिया को समझ लिया तो विश्व भर में उसकी व्याख्या की जा सकती है कि नहीं, है ना? तो हमारी समझ को बेहतर करता है, हम विश्व भर की व्याख्याओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसकी प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भारत में लोहे के विशाल भंडार हैं, उसका कारण है कि कभी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। केवल धातु ही नहीं बनते हैं इससे, इससे मृदा का भी निर्माण होता है। तो मृदा को समझना है हमको कि मृदा क्या है। ये भी एक प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है कि प्रकृति ने हमको मिट्टी दिया है, लेकिन उस मिट्टी की उर्वरता बहुत सारे कारणों से निर्धारित होती होगी। तो अगर मिट्टी के बनने की प्रक्रिया, उस प्रोसेस को हम अच्छे से समझ गए, मतलब प्रकृति को समझ गए, और मान लेते हैं कि हर मिट्टी में कुछ धात्विक खनिज, कुछ अधात्विक खनिज होंगे, और कुल मिलाकर के मिट्टी की भूमिका क्या है, मृदा की भूमिका क्या है, पेड़ पौधे और वनस्पति का विकास बेहतर हो। मृदा में पोषक तत्व होंगे ना, है ना? नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटाश होगा, आयरन होगा, मोलिबेडनम होगा, है कि नहीं? सोडियम होगा, सल्फर होगा, पोटाश होगा, अलग अलग चीजें इसमें होंगी। अब पेड़ पौधों को अलग अलग चीजें चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम पेड़ देखते हैं ना, पेड़, कोई पेड़, उस पेड़ के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जड़, एक हिस्सा होता है तना, और एक हिस्सा होता है उसके पत्ते। तीनों की भूमिका अलग अलग है। पत्ते का काम है भोजन बनाना, जड़ का काम है कि वो भोजन बना रहा है ना, तो भोजन क्या होगा, न्यूट्रिशन से ही तो बनेगा। तो जड़ क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है मृदा से, और उसको पत्ते तक पहुंचाता है, कहता है कि लो भोजन बनाओ। तो पत्ते क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जड़ क्या करता है, भोजन बनाने की सामग्री उपलब्ध कराता है। सूर्य की रोशनी आती है तो बर्नर ऑन हो गया, है ना? बर्नर ऑन हो गया का मतलब है गैस जलने लगा। कोई भी चीज पकेगा ना, तो सूरज की रोशनी उस खाने को पकाता है। तो पत्ते भोजन बनाते हैं, है ना? अब भोजन बन गया तो भोजन पहुंचाना भी तो पड़ेगा। जड़ थोड़ी ना चल करके ऊपर आएगा कि भोजन दे दो। तो भोजन बनने के बाद पत्तों का काम क्या होगा, उस भोजन को पेड़ के हर हिस्से तक पहुंचाना। तो इसके लिए तना है, उस तने के अंदर पाइप लगे हुए जिसको जाइलम और फोलम कहा जाता है। एक से कच्चा माल आता है और दूसरे से फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग हिस्सों में जाता है। ये प्रकृति है, ये नेचर है। लेकिन उस तने को बनने के लिए वो जो खड़ा है, अगर वो झुक जाए, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, गिर जाए, है ना, तो जड़ से अलग हो सकता है, पत्ते मुरझा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि तने कुछ ना कुछ मिनरल से तो बने होंगे, और ये मिनरल ग्रहण कौन कर रहा होगा, कहां से ग्रहण हो रहा होगा, मृदा से। पोटाश मजबूती देता है। अगर किसी मृदा में हमने देखा कि पोटाश नहीं है, तो उत्पादन बढ़ा लेंगे कृषि का? नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि तने मजबूत नहीं है ना। तो ऊपर का स्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा, वो तो होगा ही नहीं। तो अगर हम मृदा पढ़ें और पता चले कि यार इस प्रकार की मृदा में ये कमी पाई जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए, वो डालना चाहिए। क्योंकि हमको पत्तों की प्रकृति, पत्तों को क्या चाहिए, पत्तों को चाहिए यूरिया, मतलब पत्तों को जो चाहिए मेनली नाइट्रोजन चाहिए। जड़ जो है वही ग्रहण कर रहे हैं ना सब। तो जड़ जितने ज्यादा फैले हुए होंगे उतना ज्यादा ग्रहण करेंगे, और अगर जड़ ही संकुचित होंगे तो क्या ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जड़ों का विकास बेहतर होना चाहिए कि नहीं? तो जड़ों का विकास बेहतर होने के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, जो जड़ों को तेजी से आगे बढ़ाता है। और जितना जड़ फैलेगी उतना पोषण ग्रहण करेगी, और जितना पोषण करेगी उतना ऊपर सप्लाई कर देगी, सब लहलहा के ग्रो करेंगे। तो जड़ों का भी विकास होना चाहिए कि नहीं?
अब पता चला कि फास्फोरस ही नहीं, तो क्या जड़ों का विकास कैसे होगा? पता चला कि पोटाश की कमी है, तो तनों का विकास कैसे होगा? है कि नहीं? तो अगर हम प्रकृति को समझ जाएं, नेचर को समझ जाएं, वनस्पति को समझ जाएं कि यार वनस्पति के 3 हिस्से होते हैं, तीनों की जरूरतें अलग अलग है, और मृदा वो माध्यम है जो इन तीनों चीजों को देता है, लेकिन कई बार मृदा में किसी चीज की, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो मानव भूगोल का काम क्या है कि हम उसका अध्ययन करके जो भी वो केमिकल्स की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, उसको हम उसमें डालें, वो ज्यादा बेहतर व्यवहार करेगा। अगर ऐसा होगा तो क्या कृषि उन्नत होगा? अगर मान लेते हैं कि हमको मालूम ही नहीं है और बस नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाले, ये नाइट्रोजन आज भी, फिर कल लगा रही है, ये तो ग्रो नहीं कर रहा, फिर नाइट्रोजन, और उस प्लांट को भूख लगी किसी और चीज की और दे कुछ और रहे, रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। तो जरूरतों को समझना पड़ेगा कि नहीं? तो प्रकृति को अगर समझ जाएंगे तो क्या हमारा कृषि बेहतर हो जाएगा? और कृषि बेहतर हो जाएगा तो क्या इनकम बेहतर हो जाएगा लोगों का? क्या उनके जीवन में बदलाव आएगा? तो क्या प्रकृति को समझना जरूरी है ना? लोगों को समझना, उसका अवेयरनेस लेवल बेहतर होना चाहिए, है ना? केवल पत्तों को देते हैं हरा हरा है, लेकिन वो हरा क्यों है? क्योंकि जड़ें मजबूत है। जिस दिन जड़ कमजोर हो जाएगा उस दिन न्यूट्रिशन सप्लाई बंद कर देगा, फिर कर लीजिए हरा हरा, है ना? कुछ दिनों तक हरा हरा कर लेंगे, उसके बाद तो वो डिक्लाइन ही करेगा। क्यों? क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं। तो स्वस्थ पेड़ या वनस्पति कौन सा होगा? जिसके तीनों चीजें बेहतर है। और हमने इस बात को समझ लिया और समय समय पे हम सॉइल की टेस्टिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्यों? समझो कि क्या क्या चीज की कमी है, उसके अनुसार उसमें फर्टिलाइजर ऐड करो। तो हम जब कृषि फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते हैं या कृषि की उन्नति के बारे में, कृषि के विकास के बारे में जब पढ़ते हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमें, हमारी ये है कि हम उस मृदा को समझें कि उसमें किस चीज की कमी है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज है, उसके अनुरूप हमको क्या सप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे इसके साथ साथ ये भी समझें कि यार कोई चीज ना अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है मृदा में, कुछ मिनरल्स ज्यादा मात्रा में भी हो सकते हैं। सपोज करें लोहा है, ज्यादा हो सकता है, जहां लोहा लोहा पाया जाएगा पानी वहां डाल दीजिए, लोहे का क्या होगा? लोहे में जंग लगेगा, और लोहे में जंग लगेगा तो ऐसी स्थिति में वो मृदा लाल मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। और लाल मिट्टी का कलर क्यों आया? लोहे में रस्टिंग के कारण जंग लग गया। जंग लग गया तो वो लोहा उसमें गल गया, गल गया तो उसने अपना लाल रंग रिलीज कर दिया, मिट्टी लाल हो गई, लोहा की मात्रा ज्यादा है। अब हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार कोई ऐसा प्लांट है क्या जिसको लोहा ज्यादा चाहिए, तो क्यों ना वैसा प्लांट उसमें लगाएं जो लोहे का ज्यादा डिमांड करता हो। फिर अलग से आयरन नहीं डालना पड़ेगा। जैसे कि काजू है, काजू, काजू में ना हल्का पिंचिंग फ्लेवर होता है, वो लोहे के कारण होता है। कॉफी आप पीते हैं तो हल्का सा चाय की तुलना में थोड़ा हार्ड लगता है ना, उसका कारण है लोहे की मात्रा का होना। जितना लोहा होगा दुनिया भर में उतना ही डिमांड होगा, लोगों को थोड़ा सा वो पिंचिंग फ्लेवर चाहिए, उसको कॉफी अरेबिका कहते हैं। भारत में 60 से 70% कॉफी अकेले कर्नाटका उत्पादन करता है। क्यों? ये लाल मिट्टी, क्यों? लोहा है। काजू 80% अकेला कर्नाटका उत्पन्न करता है, क्यों? लाल मिट्टी। तो अगर हम समझ जाएं कि यार किस मृदा में क्या चीजें हैं और किस पेड़ पौधों को, किस वनस्पति को, किस कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप को किसकी ज्यादा जरूरत है, तो हम बड़े आराम से एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार कृषि कर सकते हैं। मतलब वहां की जलवायु और उसकी कृषि की जो विशेषताएं, मृदा की जो विशेषताएं हैं, उसके आधार पर कृषि की जा सकती है। तो क्या प्राकृतिक भूगोल को समझा जाना चाहिए? अगर प्राकृतिक भूगोल को नहीं समझेंगे तो मानव भूगोल वाला जो पक्ष है ना, उसको प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, जिसको हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास कुछ इस तरह होना चाहिए जो प्रकृति के साथ जुड़ करके हो, है ना? ब्रटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट थी 1987 में, उसने पहली बार सतत विकास को परिभाषित करते हुए कहा था कि संसाधनों का इस्तेमाल और दोहन कुछ इस तरह से हो, कोई भी संसाधन हो उसका इस्तेमाल और दोहन कुछ इस तरह से हो कि वो संसाधन आज के जनरेशन के लिए भी उपलब्ध हो और भविष्य के लिए भी हम उसको संजो पाए। मतलब संसाधन आज भी उपलब्ध हो और भविष्य के लिए भी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित रहे, बनी रहे। इंटरजेनरेशनल पैरिटी, है ना? यह है सतत विकास की अवधारणा। इसका मतलब है कि वो संसाधन आज भी हो और भविष्य के लिए भी संजो पाए। कहने का मतलब है कि कार्बन फुटप्रिंट उसका कम हो, वो ज्यादा संधारणीय हो। यह तो तभी हो सकता है जब हम भौतिक भूगोल को समझें और भौतिक भूगोल को मानव भूगोल के साथ जोड़ें और उसके अनुसार अपने व्यवहार को तय करें। इसलिए भूगोल पढ़ना और समझना बहुत जरूरी पहलू है,
क्योंकि अगर हम कृषि में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमको तो मृदा तो पढ़ना ही पड़ेगा, हमको विभिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना पड़ेगा। जैसे जो अभी हाल ही में बजट आया है ना, हाँ इंटरिम बजट है, प्रोविजनल बजट है, जुलाई तक इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, फिर जो भी सरकार बनेगी वो अपना फुल फ्लेज बजट पेश कर देगी। तो इस इंटरिम बजट में श्री अन्न के बारे में सरकार ने फोकस किया है। श्री अन्न का मतलब है मोटे अनाज, ज्वार बाजरा रागी, है ना। अगर बजट के बारे में पढ़े होंगे सुने होंगे तो देखिएगा उसमें सरकार ने फोकस किया है कि हमको श्री अन्न पे, श्री अन्न मतलब मोटे अनाज पे फोकस करना चाहिए। ज्वार बाजरा रागी ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करता है, कहता है पानी देना है दो, नहीं देना है मत दो, मृदा में उर्वरता हो तो ठीक है, नहीं हो तो कहीं भी लगा दो, ऐसे ही फेंक दो, मैं खुद ही उग जाऊंगा, मैं ज्यादा केयर नहीं चाहता हूं आपका। क्लियर है। सोच के देखिए कि हमारे देश में ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कह रहे हैं कि बस लगा दो, केयर मत करो। मतलब ऐसा नहीं कि हर 5 दिन में 7 दिन में मुझे फर्टिलाइजर दो, पानी दो, मेरा रख रखाव करो, बस मुझे लगा दो। क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट करने का निर्णय लिया 2018 में कि मुझे हमको ना जोर शोर से इसको प्रमोट करना है। क्यों? दुनिया भर में मोटे अनाजों का 40% प्रोडक्शन हम करते हैं। क्लियर है। और 2018 से ना एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ गए, हाथ धो करके, जहां एफओ जाए उसके पीछे जाए, बोले श्री अन्न के बारे में क्या सोचते हो बोलो, जहां जाए उससे पूछे श्री अन्न के बारे में कब बोलोगे, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। तो इतना तंग किया एफएओ को कि एफएओ ने 2023 में, है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया। अब एफएओ खुद ही, हमने इतना पीछा किया उसका कि बेचारा घूम घूम करके दुनिया भर में कह रहा है कि मोटे अनाज ही सर्वाधिक अच्छे अनाज होते हैं और हर किसी को अपने भोजन में इसको शामिल करना चाहिए। तो दुनिया भर में एफओ घूम घूम करके डिमांड बढ़ा रहा है, और 40% डिमांड कौन मतलब उसका प्रोडक्शन कौन करेगा? हम करेंगे। और आज ज्वार बाजरा कोई खाना नहीं चाहता है, बहुत कम लोग खाते हैं, थोड़ा सा मोटा होता है, और आटे की तुलना में जिसका टेस्ट डेवलप हो उसका तो ठीक है, लेकिन जिसका टेस्ट डेवलप नहीं है उनको लगता है यार क्या खा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया भर में डिमांड जब बढ़ेगा तो जरा सोच करके देखिए कि सूखेग्रस्त क्षेत्र में, मतलब सूखा मतलब पानी का ज्यादा डिमांड नहीं करता है, वहां के किसानों को आने वाले समय में कितना लाभ मिलने वाला है कि नहीं। और ज्वार को अब हम ना ज्वार के साथ कुछ कुछ मिक्स करके बेचेंगे, ज्वार को बाजरा के साथ, रागी के साथ फोर्टिफाइड फूड्स बनाएंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। ज्वार थोड़ी ना बेच देंगे किसी को, पता चला ज्वार बेच दिए और उसके बाद फिर अमेरिका उसका पैकेट बना बना करके दुनिया भर में बेच रहा है, तो हम ही पैकेट बनाएंगे, हम ही सेल करेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नहीं, पूरे विश्व में संभावनाएं बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, है ना। और हमारे पास असीम संभावनाएं। और क्यों कर रहे हैं प्रमोट? अगर इसके साइंस को समझने की कोशिश करें तो ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री होता है का मतलब है, छोले भटूरे तो खाए होंगे ना, छोले भटूरे पसंद तो सबको होगा। छोला भटूरा खींचने से इलास्टिक होता है? खींचने से भी जल्दी से टूटता नहीं। वो नहीं टूटता है, उसका कारण है केमिकल ग्लूटेन। ग्लूटेन इलास्टिक बनाता है किसी चीज को, और हमारा शरीर ग्लूटेन को पचाने के लिए नहीं बना हुआ है, इसीलिए छोले भटूरे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है। बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी आप खाएंगे तो उसको तो बेलना ही बड़ा मुश्किल काम है, टूट जाता है ना जल्दी से, टूट जाता है मतलब रबड़ नहीं है, ग्लूटेन से मुक्त है, ग्लूटेन से फ्री, इजिली डाइजेस्टेबल है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। हम क्या खाते हैं? गेहूं चावल, मतलब आटा चावल खाते हैं, दिन में रोटी खा लिए, रात में चावल दिन में चावल खा लिए, रात में रोटी खा ली, फिर यही रिपीट करते हैं, और दोनों में ग्लूटेन की मात्रा होती है। और जिसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है ना, वो इंस्टेंटली शुगर रिलीज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोनों में, स्टार्च होता है चावल में और गेहूं में, इंस्टेंटली क्या करता है? रिलीज करता है शुगर। यानी हमने गेहूं खाया मतलब रोटी खाया, शरीर का शुगर ऐसे शूट कर जाता है, उसके बाद फिर डिक्लाइन करता है, फिर भूख लग जाती है, फिर कुछ खाते हैं, फिर शूट कर जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बॉडी नॉर्मल हुआ, चावल खाए थे दिन में तो फिर 2-3-4 घंटे के बाद रोटी का नंबर आ गया, फिर रोटी अचानक से शूट कर देता है ना। हर दिन क्या करते हैं? अपने बॉडी को कहते हैं कि बताओ कैसे शुगर नहीं होगा, मैं तो शुगर करा के रहूंगा। क्यों? अचानक से शूट किया तो बॉडी स्ट्रेस में आया, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर शूट करा दिए, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर शूट, फिर बेचारा कितना झेलेगा? कुछ सालों के बाद शुगर निहित होती है, तभी इलास्टिक होता है। मैदा होता है ना, मैदा गेहूं से ही तो बनता है,
गेहूं गेहूं में से जो उसका क्या कहते हैं, चोकर निकाल दीजिए और महीन पीस दीजिए, मैदा बन जाएगा। मैदा कुछ अलग थोड़ी ना है, गेहूं ही तो है। गेहूं को बारीक पीसना ही मैदा कहलाता है, ग्लूटेन है। क्लियर है? चावल भी इलास्टिक होता है। नूडल्स खाते हैं ना, जो चाइनीज नूडल्स होता है वो क्या होता है, राइस ही तो होता है। खींचते रहिए, खाते रहिए, मतलब वो भी इलास्टिक होता है। ग्लूटेन की मात्रा होता है जो शूट करता है। जब हम ज्वार बाजरा खाते हैं ना, तो धीरे धीरे करके ग्लूकोज रिलीज करता है, पेट भरा भरा सा लगता है। क्यों भरा सा लगता है? क्योंकि धीरे धीरे करके ग्लूकोज को रिलीज करता है। तो रिलीज करता है तो धीमे धीमे गति से रिलीज करता है, तो बॉडी स्ट्रेस में नहीं आता है। और बॉडी स्ट्रेस में नहीं आता है तो हमारे भूख को भी कंट्रोल करता है और शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है। और ग्लूटेन कम होने के कारण इजिली डाइजेस्टेबल भी। पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई साहब इससे अच्छा कोई जो है, कोई इससे अच्छा कोई अन्न नहीं है। यानी कि एंशिएंट समय में या मध्यकाल के समय ये जो भोजन खाया जाता था, ये सर्वाधिक बेहतरीन भोजन था। इसको हमको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। श्री अन्न, ये अन्न ऐसा है जो श्री है, मतलब श्रेष्ठ है, बेहतर है। इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या इस पे यूपीएससी को सवाल नहीं पूछना चाहिए? मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष भोजन है कि नहीं? और भोजन हेल्दी होना चाहिए कि नहीं? तो पूछेगा ना कि मोटे अनाजों से क्या समझते हैं, मोटे अनाजों के महत्व के बारे में चर्चा करें। अब अगर इसका महत्व है तो सरकार को इसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। नहीं तो सरकार कुछ उपाय कर रहा होगा। उपाय करने की उस पूरी प्रक्रिया में, बढ़ाने की प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां होंगी। तो चुनौतियां क्या क्या है, उन चुनौतियों को साधने को लेकर के उपाय क्या क्या होने चाहिए? क्या हमको ऐसे सोचना नहीं चाहिए इन आयामों पे? तभी तो इसको प्रमोट कर सकते हैं। यूपीएससी को इस पे सवाल पूछना चाहिए। ये है हमारा सब्जेक्ट मैटर, मतलब हमारा देखा जाए तो यूपीएससी का सिलेबस। भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के दो हिस्से, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भौतिक भूगोल। ऐसे ही मानव भूगोल में क्या, विश्व का आर्थिक सामाजिक भूगोल और दूसरा भारत का आर्थिक और मानव भूगोल पढ़ा जाना चाहिए। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से सिलेबस क्लियर हुआ। इतना ही रहने देते हैं। मतलब सिलेबस बताने का कुल मतलब ये, मतलब सिलेबस के माध्यम से जो कुछ बातों को रखा, आपको ये बताना था कि भौतिक भूगोल को केवल भौतिक भूगोल में नहीं पढ़ना चाहिए। भौतिक भूगोल को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम मानव भूगोल को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, उसकी व्याख्या कर सके, दोनों के बीच में पुल बना सके, ब्रिज बना सके। क्लियर है? तो यूपीएससी ने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से सिलेबस आपके सामने रखा है। विश्व का है ना भौतिक और मानव भूगोल, भारत का भौतिक और मानव भूगोल। इसकी समझ आपको एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बनाने में मदद करेगी। आपको देश की विविधताओं के बारे में समझ आएगा। कई बार हम देखते हैं ना, अरे चावल खाता है ना, हंसते हैं। दोनों टाइम गेहूं खाते हो, उसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन सोचें ये कैसे तय हो रहा है? वर्षा से तय हो रहा है ना, कि जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां चावल होगा, जहां वर्षा कम होगी वहां गेहूं होगा, है ना। तो ये जो फूड में विविधता आ रही है, डाइवर्सिटी आ रही है, ये डाइवर्सिटी कैसे आ रही है? ये डाइवर्सिटी, विविधता इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने हमको विविध बनाया है। और अगर हम इस प्रकृति को समझें तो हम विविधताओं पे हंसेंगे नहीं, हम विविधताओं को अप्रिशिएट करेंगे कि यार देखो हमारा देश कितना शानदार है। पश्चिम में चले जाओ तो गेहूं खाते, और पूरब में चले जाओ तो पूरे साल भर चावल उगाते। आसाम में पूरे साल भर चावल होता है। ऐसे चावल का सीजन कौन सा होता है? जून में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, ऐसा होता है ना, खरीफ की फसल कहते हैं। लेकिन आसाम में चले जाइए किसी भी मौसम में, गर्मी के दिन में, ठंडी के दिन में, मार्च अप्रैल मई के महीने में पूरे साल भर धान की खेती हो रही। क्यों? पानी बहुत है। नॉर्थ ईस्ट में पानी की उपलब्धता बेहतर है। औस, अमन और बोरो, ये 3 सीजन है। इन 3 सीजन में जो धान की खेती की जाती है तो उसको औस, अमन और बोरो, तीनों ही मौसम में पूरे साल भर धान हो रहा है। ये क्या है? हमको विविधता, यानी कि देखो देश कितना विविध है, कितना उसको अप्रिशिएट करना है कि यार फूडिंग कल्चर कितना है। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी फूड हैं उसका बेस जो है वो राइस है। साउथ इंडिया में आप अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के फूड आइटम्स खाएंगे और आपको लगेगा नहीं इसमें तो राइस नहीं है, लेकिन उसमें भी राइस होगा। क्यों? राइस अवेलेबल है, मेजरली है। उत्तर भारत में चले जाओ, पंजाब में लड्डू खूब खाते हैं, बेसन का लड्डू, तो गेहूं के साथ काजू किशमिश मिला के विभिन्न प्रकार के लड्डू। और अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ में चले जाए तो गेहूं के लड्डू की जगह चावल का लड्डू हो जाता है। रॉ मटेरियल बदल जाता है। नहीं, कैसे बदल जा रहा है रॉ मटेरियल? कारण क्या है? जलवायु, है ना। मतलब डोसा तो है ही, उसके साथ बहुत सारे जितने भी आप स्नैक्स खाते हैं, जो भी नमकीन, बिस्किट, वो सब बनते हैं। उत्तर भारत में गेहूं के बनते हैं तो दक्षिण भारत में चावल उसका बेस हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में उसका बेस
तो सोच के देखिए कि कितनी विविधता है। वहां जाएंगे तो उस तरीके का खाएंगे, वहां जाएंगे तो उस तरीके का खाएंगे। कितना कुछ समझने के लिए दे रहा है। छोटा सा देश होते शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते। क्या समझते विविधता? विविधता समझ में भी नहीं आता। भारत में इतनी विविधताएं हैं और क्लाइमेट, भौतिक भूगोल इतनी विविधताएं क्रिएट कर रहा है कि मानव भूगोल का रेस्पॉन्स अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का व्यवहार, रहना, खाना पीना अलग है। साउथ का अपना कल्चर डेवलप हुआ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का अपना कल्चर डेवलप हुआ, नहीं है कि नहीं? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। आने वाले समय में विस्तार से इन सब चीजों के बारे में, या जब इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो उसकी समझ हमारी बढ़ेगी। ये हमारा एक विषय है जिसपे एक अच्छी समझ हमारी होनी चाहिए। मान लेते हैं हमने सिलेबस अच्छे से समझ लिया कि यार भौतिक भूगोल है विश्व का और मानव का, विश्व का और भारत का, और दूसरा जो है वो मानव भूगोल है विश्व का भी और भारत का भी। उसका हमने सिलेबस अच्छे से समझ लिया और हमने अच्छे से तैयार कर लिया। तो ट्रेंड ये कहता है कि पिछले कुछ 8-10 सालों का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं प्रारंभिक परीक्षा थोड़ी देर के बाद मुख्य परीक्षा की चर्चा आपसे करूंगा। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि 2013 मतलब 2012 में सिलेबस बदला, 2013 से लेकर के 2023 तक अगर हम इस ट्रेंड को देखते हैं तो 22-23 सवाल पूछे गए थे, है ना। 7-8 मिनिमम सवाल थे और पिछले 2-3 सालों में 12-13-16 सवाल है। इसका मतलब है कि 100 सवालों में से जनरली यूपीएससी आपसे 16 सवाल जो है, 15 से 16 सवाल पिछले 2-3 सालों का औसत ले लें तो 14 से 15 सवाल केवल भूगोल से पूछ रहा है। लेकिन क्या भूगोल के साथ एक और सिलेबस है, पर्यावरण, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। तो अभी थोड़ी देर के बाद सोना मैम आपके साथ इन्वायरमेंट पे चर्चा करेंगी। ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ करके देखा जाना चाहिए। क्या यूपीएससी का एग्जाम आईएफएस के साथ होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस? और अच्छी बात यह है कि जब तक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ यूपीएससी का एग्जाम होता रहेगा तब तक पर्यावरण के सवालों की तो संख्या कम नहीं होने जा रही होगी। क्या तो फिर आईएफएस का एग्जाम क्यों करा रहे? अलग से करा ले। और अगर अच्छा, तो अगर इन्वायरमेंट या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम यूपीएससी के साथ होता रहेगा तो एक बात तो बहुत तय है जो कि पेपर लीक है, वो ये है कि पर्यावरण के सवाल डाउन नहीं होने वाले। ये बात तो तय है ना। और अब ये सोना मैम आएंगी तो बताएंगी। देखिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं और पर्यावरण में उसको अप्लाई करते हैं। पर्यावरण की समझ, जैव विविधता की समझ, है ना, वो कहां बनेगी? भूगोल के कॉन्सेप्ट से बनेगी। उसकी व्याख्या कहां करेंगे? पर्यावरण में। जैसे उदाहरण के लिए मछलियां होती है ना, 2 प्रकार की होती है, एक तो मीठे पानी में रहती है और एक खारे पानी में रहती है, मतलब महासागरों में रहती है। चलिए आज हम बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाए, एक मछली पकड़ ली और उसको पकड़ करके ले आए और गंगा में डाल दिए कि चलो गंगा में तैरो, जिएगा क्या? और गंगा से एक मछली पकड़े, बोले कि यार इतने छोटे से नदी में बहते हो, चलो महासागर की सैर करो, और महासागर में डाला है खारे पानी में, जिएगा क्या? नहीं जिएगा। क्यों? उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जो मीठे और खारे पानी में बनने के लिए बना हुआ होगा। जब क्लासेस होंगी तो चर्चा करेंगे कि क्या मसला है। इसी से जैव विविधता क्रिएट हुआ कि नहीं? लवणीय क्षेत्र में रहने वाली मछली अलग प्रकार की होगी, मीठे पानी में रहने वाली मछली अलग प्रकार की, 2 विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजाति विकसित होगी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। नहीं, भालू को देखें, भालू है ना, काले रंग का भी भालू होता है, सफेद रंग का भी भालू होता है। दुनिया का सबसे बड़ा भालू कहां रहता है मालूम है? दुनिया का सबसे बड़ा भालू, दुनिया में सबसे बड़े भालू रहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। उनसे बड़ा भालू कहीं नहीं होता है। अगर कहीं भालू मिला आपको, ऐसे मिल गया हाय हेलो, तो सबसे बड़ा भालू अगर कहीं आपको मिलेगा तो मिलेगा ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब ये बताइए क्या ध्रुवों पे ठंड होता है? तो इतना बड़ा भालू है ना, और ठंड माइनस में है, -50 -60, तो क्या जब हमको ठंड लगता है तो हम सिकुड़ जाते हैं? तो यार उस भालू को ठंडे एरिया में इतना बड़ा होने की क्या जरूरत थी? नहीं लगता है? छोटा होता तो ठीक था, सरफेस एरिया कम हो जाता, हवा कम लगती, थोड़ा ठंड से बचता। लेकिन क्या करता है? बड़ा हो जाता है और सबसे विशाल हो जाता है। और दुनिया में कोई भी जीव है, जैसे मान लीजिए कि टाइगर है, क्या टाइगर रशिया में मिलता है? रशिया में भी मिलता है, साइबेरियन टाइगर कहते हैं, मतलब ठंडे इलाकों में भी टाइगर रहता है। तो मान लेते हैं भारत का एक टाइगर, कि आओ टाइगर यहाँ रखें, और साइबेरिया से एक टाइगर बुला ले,
और दोनों के साइज का कंपैरिजन करें तो साइबेरियन टाइगर का साइज भारत के टाइगर से बड़ा होगा। और ठंडे क्षेत्र में तो छोटा होना चाहिए, नहीं, ताकि ठंड कम लगे, तो बड़ा क्यों हो जाता है? कुछ कारण होगा कि नहीं? इन कारणों को समझने के लिए या इनकी व्याख्या करने के लिए ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट लगता होगा। ठंडक से बचने का ही तरीका होगा ना, शरीर बड़ा कुछ तो होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इसलिए बड़ा तो नहीं होगा कि ठंड उसको ज्यादा लगे, इसलिए शरीर बड़ा होगा कि ठंड से बच सके, है ना। ठंड लगने के लिए तो बड़ा नहीं किया होगा ना अपने आप को, ठंड से बचने के लिए तो किया होगा कुल मिलाकर के, ऐसा एडेप्टेशन। तो दुनिया में कोई भी जीव मिले, ABCD XYZ, कोई भी विषुवत रेखा में उसका साइज छोटा होगा, और वही जीव जब ध्रुवों पे पहुंच जाता है, मतलब उसके जो भी चाचा ताऊ है ना, जो भी उसके सगे संबंधी है, मतलब उसके सभी स्पीशीज हैं, वो वहां पहुंच जाएंगे तो उनका आकार बड़ा हो जाता है। इन सब चीजों को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और ये नेचर से, ठंडी और गर्मी से निर्धारित हो रहा है। तो पर्यावरण के जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, उसका आधार भूगोल का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? और ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इन दोनों का वजन होता है 30 से 35%, 30 to 35। अभी सोना मैम आएंगी तो आपके साथ चर्चा करेंगी। अगर 16 सवाल पूछे गए हैं तो यहां पर 30 से 35% का वजन हर साल यूपीएससी इन सब्जेक्ट को दे रहा है। तो अगर 16 सवाल हैं तो आप देखिएगा वहां पर कि 18 सवाल होंगे, 17 से 18 सवाल होंगे। यहां सवालों की संख्या कम हो जाएगी तो पर्यावरण के सवालों की संख्या बढ़ जाएगी। यहां पर अगर सवालों की संख्या बढ़ जाएगी तो पर्यावरण के सवालों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के 30 से 35% का वजन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को दिया जा रहा है। और ये आज का ट्रेंड नहीं है, 2013 से यही ट्रेंड चला आ रहा है। जैसे आपके सामने ये 3 साल का ट्रेंड है, ये आंकड़ा याद रखिए। यहां कम हुआ ज्योग्राफी का सवाल इन 3 सालों में, तो पर्यावरण का सवाल ज्यादा होना चाहिए, है ना। यहां पर ज्योग्राफी का सवाल ज्यादा हुआ तो 2021 की तुलना में पर्यावरण, 2021 की तुलना में जितने पर्यावरण के सवाल पूछे गए थे उसकी तुलना में कम होना चाहिए। क्लियर है? तो अब ये जब मैम आएगी तो आप कम से कम इन 3 साल के आंकड़ों को देखिएगा कि जब ये बढ़ जाता है तो इन्वायरमेंट कम हो जाता है, ये कम हो जाता है तो इन्वायरमेंट बढ़ जाता है। लेकिन वजन दोनों का मिला करके 30 से 35%। तो प्रारंभिक परीक्षा पास करना कितना आसान है। अगर ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट अच्छे से तैयार कर लें तो 30 से 35% सवाल तो इसी से आते हैं। यानी कि 100 सवालों में से हर तीसरा सवाल ज्योग्राफी का होगा, नहीं तो इन्वायरमेंट का होगा। ये तो पेपर आउट है, नहीं कि हमको ये मालूम है कि हर तीसरा सवाल ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट का होगा। अभी आएंगे मैम तो इन आंकड़ों को, इन 3 साल के आंकड़ों को देखिएगा, ट्रेंड समझ में आ जाएगा। 2023 16 तो कम से कम 14 सवाल होने चाहिए 30 के लिए। 2022 में 13 तो कम से कम 17 सवाल होने चाहिए। 2021 में 12 सवाल तो कम से कम 18 सवाल होने चाहिए। इतना याद रहेगा। अब उसके साथ एनालिसिस करिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 30 का आंकड़ा ऐड करके हो जाए तो रणनीति समझ में आ गई, करना क्या है। हर तीसरा सवाल भूगोल नहीं तो पर्यावरण का है। तो पहले दिन से लेकर के चलना है कि नहीं। यह है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस करने का मूल पर्पस है इस बात को समझ सके कि यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है उसका फोकस एरिया कौन सा सब्जेक्ट है। तो जब तक आईएफएस का एग्जाम होगा तब तक इस वजन में कोई खास संतुलन में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं। तो बड़े आराम से इस पे फोकस करें, अच्छे से इसको तैयार करें। अब जो अगली प्रक्रिया है या जो अगला पक्ष है जिस पे एक समझ हमको बनानी है वो ये कि चलो 25 से 30 सवाल या 30 सवाल जो है ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। तो सवालों का नेचर क्या है, सवालों की प्रकृति क्या है। तो बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आपके सामने ये 4 बातें रख रहा हूं कि यूपीएससी में भूगोल के जो 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, भूगोल में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी प्रकृति 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। अभी मैं आपको मॉनसून के साथ, मॉनसून एक शब्द का इस्तेमाल किया था। मॉनसून में एक मैंने इंडियन ओशन डाइपोल शब्द का इस्तेमाल किया था। इंडियन ओशन डाइपोल मतलब हिंद महासागर की स्थिति। हिंद महासागर में कोई परिवर्तन होता है तो मॉनसून को प्रभावित करता है। क्लियर है? तो क्या इंडियन ओशन डाइपोल का कॉन्सेप्ट हमको मालूम है तो हम बता सकते हैं कि मॉनसून इस साल अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। तो क्या इंडियन ओशन डाइपोल एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है? तो क्या यूपीएससी अगर इंडियन ओशन डाइपोल पे सवाल पूछा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या कॉन्सेप्ट आधारित सवाल यूपीएससी पूछ रहा होगा, है ना। तो एक जो यूपीएससी सवाल पूछता है वो होता है कौन सा, वो होता है
कॉन्सेप्ट, या अप्लाइड, या आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल। क्या सूचना आधारित सवाल पूछ सकता है? सूचना आधारित सवाल का मतलब है कि जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, क्या हिमालय पर्वत भारत में है? कितने राज्यों में? मत बताइए, कुछ मतलब घबराइए नहीं, मैं जानना नहीं चाहता हूं, या मैं आपका टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं सूचना। आपको ये मालूम होना चाहिए कितने राज्यों से होकर के जाता है। ये क्या था? सूचना। एक बार अच्छे से मैप देख लिए, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब राज्य नहीं, पंजाब से होकर के भी गुजरता है। मतलब क्या था? सूचना आधारित सवाल। क्या भारत में पश्चिमी घाट है? कितने राज्यों से? सूचना आधारित सवाल। मतलब सिर्फ सूचना जान रहा है आपसे, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन। तो किताबों में बहुत सारी सूचनाएं लिखी हुई होती, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहता है। तो एक सवाल क्या होता है? सूचना आधारित। एक सवाल क्या होता है? कॉन्सेप्ट आधारित। एक सवाल जो होता है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन। मान लेते हैं कि इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है ना, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, तो कुछ शहर भी तो न्यूज में होंगे गाजा स्ट्रिप के, नहीं? तो गाजा स्ट्रिप्स के कुछ शहर न्यूज में होंगे, तो यूपीएससी क्या करेगा? उन शहरों को उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए दे देगा। जैसे 3-4 शहर मान लेते हैं, इजराइल में एक हैफा है, उसका कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है इजराइल का? और पहले क्या था? पहले तल अवीव, और आज भी तल अवीव है। क्लियर है? जेरूसलम मत बोलिएगा, भारत आज भी तल अवीव को कैपिटल मानता है। जेरूसलम अमेरिका मानता है, हम आज भी तल अवीव को ही कैपिटल मानते हैं। क्यों? उसके पीछे की कहानी है। तो एक शहर है तल अवीव, एक शहर है जेरूसलम, एक शहर है अकाबा मान लेते हैं, एक शहर है हैफा। उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। इजराइल लड़ रहा है हमास से, आप ये नहीं कह सकते क्यों पूछा। पूछा इसलिए पूछा क्योंकि लड़ रहे हैं, और हर दिन शहर न्यूज में था, लेकिन हमने जाकर के मैप में नहीं देखा। तो भूगोल के छात्र होने के नाते न केवल हमको शहर मालूम होना चाहिए, बल्कि शहर का लोकेशन मालूम होना चाहिए कि इनका लोकेशन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसा है। तो एक सवाल यूपीएससी मैप बेस्ड पूछता है। भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का नाम सुने? कैस्पियन सागर। कौन कौन से देश कैस्पियन सागर के किनारे अवस्थित है? पूछ सकता है। ब्लैक सी यूक्रेन के कारण न्यूज में है, तो ब्लैक सी यूक्रेन के तट के किनारे है। तो केवल क्या ब्लैक सी के किनारे एक ही देश है यूक्रेन, या और देश होंगे? तो यूपीएससी अगर सवाल ये पूछ ले तो गलत सवाल थोड़ी ना है, अच्छा सवाल है, क्योंकि यूक्रेन रशिया लगातार पढ़ते हैं। अब दोनों का लोकेशन भी तो मालूम होना चाहिए भूगोल के छात्र होने के नाते। लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा यूक्रेन के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक तो पूछा नहीं? यूक्रेन के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, क्योंकि यूक्रेन न्यूज में है तो थोड़ा सा गए और यूक्रेन को देख लिए कि अच्छा इसके बगल में हो, ठीक है, अच्छा है, मतलब मुश्किल आएगा तो ये मदद कर सकते हैं, या ये मुंह मोड़ सकते हैं, है ना? याद कर लिए थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे सवाल होते हैं। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस, कोई कुछ चीजें हो रही हैं दुनिया भर में, उसको लेकर के यूपीएससी सूचना आपसे पूछेगा, कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहेगा करंट से जोड़ करके। जैसे मान लेते हैं कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फूटा, सुने होंगे, या नहीं भी सुने हैं तो कोई बात नहीं। ज्वालामुखी फूटा, क्या अफगानिस्तान में भूकंप आया था? मोरक्को में, तुर्की में, तुर्की में आया था, उसके बाद मोरक्को में आया था, उसके बाद अफगानिस्तान में आया था। क्लियर है? अब अगर आया भूकंप और कोई जान माल की क्षति नहीं हुई तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, और अगर ज्यादा हो गया तो किसी शहर में हुआ होगा, जैसे कि हेरात शहर है अफगानिस्तान का, तहस नहस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। पूरब में है, पश्चिम में है अफगानिस्तान के, नहीं पूछना चाहिए? 3-4 शहर, मजार शरीफ है, काबुल है ना, कांधार है, हिरात है, पूरब से पश्चिम अरेंज करिए। पूछेगा तो क्या गलत पूछेगा? पूछना चाहिए नहीं, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपीएससी कुछ सवाल करंट को जोड़कर भी पूछता है। तो जितने भी सवाल आप देखेंगे आगे, यहां पर खूब सारे सवाल इंक्लूड कर दिए गए हैं, है ना, इसको अपलोड कर देंगे, देखिएगा जितने भी सवाल 15-16 सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, उनमें से सवाल या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, या तो मैप बेस्ड है, या तो करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके हैं, या किसी कॉन्सेप्ट के साथ उनकी प्रभावी रूप से व्याख्या हो रही। यानी कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय अगर इन 4 नजरिए से देखा जाए, इन 4 नजरिए से पढ़ा जाए,
तो भूगोल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? प्रारंभिक परीक्षा का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए, हर टॉपिक को समझना चाहिए। यहाँ पर कुछ सैंपल क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं पिछले कुछ सालों के, ताकि आप उसको जोड़ करके दे सकें कि कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन, सूचना बेस्ड या मैप बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं। तो समय मिलेगा तो इसको देखिएगा, इसको स्किप करते हैं, क्योंकि मेन पर्पस इस डिस्कशन का कुछ सवाल या सवाल जवाब या कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करना नहीं है, आपको एक ट्रेंड बताना है। तो मैंने आपके सामने एक बात रखी कि 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप कुछ सालों का पेपर उठाएं और उसका एनालिसिस करें कि सर ने कहा था कि 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जरा खोजें कोई 5वें प्रकार का सवाल है क्या, और अगर आंसर ना में आए 5-7 साल का एनालिसिस कर लें और बार बार आंसर आए यार 4 प्रकार के ही सवाल है, तो पढ़ते समय ये 4 अप्रोच आपका हिस्सा होने चाहिए। कोई भी चीज पढ़ें, इजराइल पढ़े न्यूज में, तो इजराइल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैप। कोई भी नया नाम देखें और उसको लोकेट नहीं कर पा रहे तो इमीडिएटली एटलस में देखें। कोई भी चीज पढ़ें और कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की व्याख्या नहीं हो पा रही तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ हाल ही का करंट अफेयर्स का सूचना है तो सूचना को एकत्रित करें। इन 3-4 आयामों से काम करना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर के ये करना है। मुश्किल है? मैप जो सवाल होंगे वो 2 प्रकार के मैप होंगे, एक विश्व का मैप और एक भारत का मैप। नहीं तो अगर मैप बेस्ड क्वेश्चंस के वजन की बात है तो अपेक्षाकृत पिछले 10 सालों में ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चंस भारत के पूछे गए। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता था, नहीं तो आप सोचेंगे यार विश्व का मैप तो तैयारी नहीं करेंगे, है ना। और किसी साल विश्व के मैप के सवालों की संख्या ज्यादा हो जाए तो, जैसे इस साल थी 2023 में। 2023 में इस साल विश्व के मैप वाले सवाल ज्यादा थे और वो भी कन्फ्लिक्ट एरिया, सूडान के बारे में, यूक्रेन के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में सवाल पूछा। क्लियर है? लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मैप के सवाल इस साल भारत के ज्यादा होंगे, इस साल विश्व के। लेकिन हाँ, 10 सालों का अगर एवरेज बात करेंगे तो मैप के ज्यादा सवाल भारत के हैं विश्व की तुलना में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक बड़ा वजन मैप को जाता है। एक बड़ा वजन का मतलब है कम से कम 30 से 35% वजन हर तीसरा सवाल अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में तो मैप का है। तो मैप का वजन काफी है। तो मैप का वजन काफी है तो आपके टेबल पे हमेशा मैप होना चाहिए, मतलब एटलस होना चाहिए। आपने कोई जगह पढ़ा और वो जगह आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो इमिडिएटली मैप में जाकर के देखा जाना चाहिए। क्लियर? ये कुल मिलाकर के प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझ है। तो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात निकल करके आती है कि 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, भौतिक भूगोल पढ़ें विश्व का, है ना, या भारत का भौतिक भूगोल पढ़ें या मानव भूगोल पढ़ें विश्व का या भारत का, हमको हर टॉपिक को इन 4 नजरिए से तैयार करने की जरूरत है ताकि मैं प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर पाऊं। क्लियर है? अब मुख्य परीक्षा की बात रही तो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लगभग 8-10 सालों का ट्रेंड है। जब इस ट्रेंड को देखें तो ये सवालों की संख्या को बताता है। टोटल सवालों की संख्या 20 है और 20 में से देखें 10 सवाल है ना मैक्सिमम, और यहां पर क्या है 9 सवाल, 8-9 सवाल, 8-9 सवाल, और यहां पर क्या है 9 सवाल, 8 सवाल, 8 सवाल, और 2-3-4 सालों को देखा जाए 1, 2, 3 और 4, 10 में से 4 साल अपेक्षाकृत 9 या 10 सवाल पूछे गए, तो 20 सवाल है। और पेपर 1 में सिलेबस क्या है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आधुनिक, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री है। इसके अलावा सोसाइटी, ये 3 है। इसमें से हिस्ट्री का सिलेबस काफी बड़ा है, सोसाइटी का थोड़ा सिलेबस छोटा है और ज्योग्राफी का भी सिलेबस अपेक्षाकृत बड़ा है। तो इन दोनों पेपर को मिला लें बाकी के तो 10 से 12 सवाल मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 8 तो एवरेज 9 तो एवरेज निकल ही रहा है, 8 से 9, तो 12 सवाल 2 सब्जेक्ट को मिला करके है और एक सब्जेक्ट का अकेले 8। कहने का मतलब है लगभग 90 से 100 नंबर के आसपास का आउट ऑफ 250 मार्क्स जो सवाल पूछा जा रहा है वो कहां से है? ज्योग्राफी से। तो इसका मतलब है कि पेपर 1 में अगर अच्छा परफॉर्म करना है, 40% वजन हो गया लगभग ये, तो अगर हमको पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म करना है तो भूगोल पे पकड़ हमारी मजबूत होनी चाहिए। इसके बिना पेपर 1 में परफॉर्म कर पाना मुश्किल काम। तो इसका मतलब है कि वजन हो गया, मतलब एक समझ हो गई कि अभी मैं इसमें आपदा प्रबंधन के सवाल ऐड नहीं किया हूं, वो पेपर 3 में है। इन्वायरमेंट के सवाल वो पेपर 3 में है, वो अलग है 7-8 सवाल।
हर साल 2 से 3 सवाल आपदा प्रबंधन के हैं, 4 से 5 सवाल पर्यावरण के हैं। तो अगर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अच्छे से तैयार करें तो लगभग लगभग 15 से 20 सवाल होते हैं, अगर अच्छे से तैयार किया जाए तो पूरा का पूरा 4 पेपर में से एक पेपर तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ही हो जाता है, प्लस आपदा प्रबंधन। तो अच्छे से थोड़ा तैयार करने की इसको जरूरत है। अब मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में, जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो ट्रेंड तो यही कहता है कि यार विश्व और मानव भूगोल दोनों ही पूछ रहा है, भारत का भी और विश्व का भी, मतलब प्राकृतिक और मानव भूगोल दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम इन टॉपिक्स को देखते हैं या इन सवालों को देखते हैं मुख्य परीक्षा को, तो जैसे कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं ज्यादा। जैसे कि 2021 में सवाल पूछा, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना करें। खनिज तेल सब जगह पर नहीं है, कुछ ही जगहों पे है। जैसे मैं टॉपिक की शुरुआत किया था तो मैंने ये बात कही थी कि नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पे है लेकिन पश्चिमी तट पे नहीं है, कुछ तो कारण होगा। वही कारण जानना चाहता है कि असमानता क्यों है, कि क्यों कुछ जगहों पे अपेक्षाकृत पेट्रोलियम के भंडार ज्यादा है और कहीं पर कम है। एक तो ये बताना पड़ेगा। दूसरा प्रभाव पूछ रहा है ना, किसका प्रभाव क्या होगा, है ना, इसका प्रभाव। तो सवाल के 2 हिस्से हैं कि नहीं। 2021 में सवाल क्यों पूछा गया, 2021 में इसलिए सवाल पूछा गया क्योंकि पूरा विश्व संकट के, कोविड और उसके क्राइसिस से गुजर रहा था, और उसके साथ ही साथ पश्चिमी एशिया लगातार जल रहा है कि नहीं। अभी देखें यमन जल रहा है, यमन पे अटैक कर दिया था किसने, यूएस और यूके की फोर्सेस, नाटो की फोर्सेस ने, अगर करंट अफेयर्स में पढ़े उसको तो इसका मतलब है कि पश्चिमी एशिया जल रहा है। अब भारत का 80% ऊर्जा कहां से आता है, पश्चिमी एशिया से, नहीं। और ऊर्जा का विशाल भंडार पश्चिमी एशिया मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, ये सब देश हैं जिनके पास ऑयल के भंडार ज्यादा है कि नहीं। अगर यहाँ ये आपस में लड़ने लग जाएं और राजनीतिक क्राइसिस हो तो क्या भारत में आर्थिक संकट हो सकता है। 1991 में भारत में आर्थिक संकट का तो यही कारण था ना, इराक और कुवैत का युद्ध। तो असमानता जो है विभिन्न प्रकार के संकट को जन्म दे सकता है कि नहीं। तो हम एक बता देंगे कि यार भारत में प्रॉब्लम हुआ था, आगे भी हो सकता है कि नहीं। तो मतलब जो सवाल है, इस सवाल को देखें तो ये कॉन्सेप्ट असमान वितरण, इसके लिए हमको व्याख्या करना पड़ेगा क्यों असमान वितरण, इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसका प्रभाव क्या होगा, तो सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, है कि नहीं, राजनीतिक प्रभाव और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी कुछ प्रभाव होंगे। इनके बारे में एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। तो एक करंट के साथ जोड़ करके सवाल पूछा, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी है। महासागर में नदी की तरह पानी बहता है, उसको महासागरीय धाराएं कहते हैं। क्यों चलता है, उसका कारण क्या है। फिर पूछ रहा है विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। दुनिया में जहां पर गर्म और ठंडे पानी मिलते हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा मत्स्य क्षेत्र वहीं विकसित होता है ना। क्यों होता है, कहां कहां पर विकसित है, ये जानना चाहता है, ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यूपीएससी का ये सवाल देखें तो ये सवाल प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां, प्राकृतिक भूगोल है ना, प्राकृतिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया क्या है ये। और दूसरा कह रहा है विश्व का मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग मतलब मानव भूगोल। तो क्या प्राकृतिक या प्राकृतिक भूगोल मानव भूगोल को प्रभावित कर रहा है। तो दोनों को मिलाकर के यूपीएससी ने सवाल बनाया कि आपको प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में भी मालूम होना चाहिए महासागरीय धाराओं के संदर्भ में, और यही महासागरीय धाराएं मत्स्य उद्योग को बढ़ाती हैं। अगर बढ़ाती हैं तो हमको उसकी व्याख्या, उसके प्रभाव के बारे में बताना है कि कहां कहां पर है। न्यू फाउंडलैंड है तो यूके का नॉर्थ सी है, तो जापान का होन्शु होकाइडो आइलैंड है, वहां क्या हो रहा है, कैसा जीवन है, व्यवसाय कैसा है ना। इन सब चीजों के बारे में हमको बताना और समझाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुख्य परीक्षा वाले सवाल हैं वो सवाल बड़े ही शानदार हैं, बहुआयामी हैं। केवल एक पक्ष के बारे में नहीं जानना चाहता है, दोनों पक्षों के बारे में या बहुआयामी पक्षों को जानना चाहता है। और कई सवाल, सारे सवाल ऐसे हैं जो मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल को मिक्स करके बनाए गए हैं, दोनों को जोड़ करके बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है, खनिज का असमान वितरण भौतिक भूगोल की प्रक्रिया है और इसका प्रभाव मानव भूगोल का पक्ष है, मिक्स करके बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमको प्राकृतिक भूगोल की भी समझ होनी चाहिए और साथ ही साथ मानव भूगोल की भी समझ होनी चाहिए। तो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि समय पे फिर आपका इन्वायरमेंट का भी टॉपिक होगा, बढ़ेगा। कभी विस्तार से जब क्लासेस होंगी तो अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम देखते हैं ज्योग्राफी में तो ये मतलब डिसाइड नहीं कर पाते कि वो जो क्वेश्चन आया है उसमें वो करंट अफेयर। बस 5 मिनट हमको दीजिए,
इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं, ठीक है, एक साथ फिर आपके सवाल ले लेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि हमने कुछ देखा कि 40% के आसपास का वजन मुख्य परीक्षा का है, वह मुख्य परीक्षा में भूगोल का है, और हमने देखा कि लगभग 30% वजन ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का प्रारंभिक परीक्षा में, और ये कंसिस्टेंट है। अभी मैम आएंगे तो जोड़ करके बताएंगे तो और समझ बढ़ेगी, ठीक है। एनवायरनमेंट वाला सेक्शन जरूर करिएगा ताकि आज कंप्लीट हो जाए, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की दुविधा खत्म हो जाए। तो एक बात तो समझ में आ रहा है हमको कि यार ये सब्जेक्ट ना इंपॉर्टेंट तो है, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मुख्य परीक्षा के, ये आंकड़े बताते हैं, डेटा खुद ही कह रहा है ना। तो ऐसे में हमको इसको गंभीरता से तो लेना चाहिए। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको पढ़ना कहां से चाहिए? पढ़ना तो चाहिए, ये बात तो तय हो गई है। अब हमको पढ़ना कहां से चाहिए? तो सबसे पहले आधार बनेगा 11th और 12th का एनसीईआरटी। एक बार तो पढ़ा जाना चाहिए उसको, 11th और 12th का एनसीईआरटी किताब एक बार, उसमें सब कुछ नहीं है लेकिन शुरुआत करने के लिए हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमको एक बेसिक समझ बन जाए। लेकिन यूपीएससी के जो सवाल हैं उनका स्तर ग्रेजुएशन से थोड़ा ज्यादा है। ग्रेजुएशन का मतलब है ग्रेजुएशन में तो पुरानी बातें लिखी गई हैं, यूपीएससी करंट को भी जोड़ देता है, तो आपको लगातार अपडेट रहना पड़ता है। यानी कि किताब में जो बात लिखी गई है वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पहले लिखी गई होगी, लेकिन आज अगर जो परिवर्तन हो रहे हैं शायद उस किताब का हिस्सा नहीं है। हमको करंट अफेयर्स के साथ उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमको फंडामेंटल अच्छा करना पड़ेगा, तो हमको बेसिक किताब तो एक बार पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़े। अब भूगोल का प्रॉब्लम ये है कि बिखराव ज्यादा है, मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे बिखरी हुई हैं, और अधिकतर जो हिंदी माध्यम की किताबें हैं उसमें सूचना याद करने पे फोकस है, ये याद कर लो, वो याद कर लो, वो याद कर लो। मतलब भूगोल नहीं हो गया, पता नहीं एक इंसाइक्लोपीडिया हो गया कि याद ही याद कर रहा है, लेकिन याद नहीं करना है, समझना है। कितना याद करेंगे, है ना। लर्निंग फन होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। याद करने में कोई आनंद आता है क्या? याद करने में तो दिमाग खराब हो जाता है। याद करने का तरीका खोजना पड़ेगा, और याद करने का तरीका है समझ लेना पहले उसको। तो भूगोल समझने वाला सब्जेक्ट है, याद करने वाला नहीं कि याद करते रहे। याद करना है, एक सीमा के बाद याद भी करना पड़ेगा कुछ सूचना है, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है? समझना। और समझने के लिए कुछ हमको स्तरीय चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जीसी लियोंग किताब का नाम सुने होंगे ना, है ना, कई बार सुने होंगे कि बड़ी अच्छी किताब है, लेकिन क्या है, इंग्लिश में है ना, पतली सी है, कई बार सुनते होंगे। यूपीएससी उससे कई बार सवाल बनाता है, हिंदी में नहीं है। हमने क्या किया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो किताबें होती हैं उसको हमने ट्रांसलेट किया। इसको ऐसे, इसके लिए 2 मिनट लेंगे ताकि मतलब कहां से पढ़ा जाना चाहिए बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है बहुत। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी कोई बच्चा सपना देख रहा होगा ना यूपीएससी का, वो भी तो पढ़ाई कर रहा होगा ना, नहीं? और वो पढ़ाई कर रहा होगा तो जरा ये सोच करके मुझे बताएं कि क्या न्याय तब होगा जब उन किताबों से सवाल पूछे जाएं जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश में भी वो किताबें उपलब्ध हो। नहीं तो यह न्याय नहीं होगा कि वो किताबें केवल देश के कुछ हिस्सों में उपलब्ध है और वहां उपलब्ध नहीं है। तो यूपीएससी हमेशा सवाल स्तरीय किताबों से बनाता है, और स्तरीय किताबें कौन सी होंगी? जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिकमेंडेड हो, जो वाइडली रिकमेंडेड हो, देश के हर हिस्से में वो इजिली अवेलेबल। उसको आधार बनाना चाहिए कि नहीं? उसको आधार बनाए। और न्यूज़पेपर क्षेत्रीय नहीं, नेशनल न्यूज़पेपर, जो कि अरुणाचल में भी पहुंचता हो, अंडमान में भी पहुंचता हो, और जो लक्षद्वीप में भी पहुंचता हो, नहीं, नेशनल न्यूज़पेपर। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्तरीय किताबें हैं। अब स्तरीय किताबें अधिकतर इंग्लिश में लिखी गई हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की हैं। तो हमने क्या किया कि हमने काफी उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद हमने बहुत काम किया इस पे, और जितनी भी अच्छी स्तरीय यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड बुक्स थी उसको हमने एकत्रित करके अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट्स उसमें व्याख्या की जा रही थी, हमने उसको निचोड़ निकाल करके उसका ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करके विजन आईएएस का बुकलेट बनाया। और बुकलेट बनाया तो अब ज्योग्राफी का जो लेवल है या स्तर है पढ़ने का, वो आप प्रभावी रूप से उस गैप को कम कर सकते हैं। विजन आईएएस के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, और जो इंग्लिश के बच्चे हैं जो मटेरियल पढ़ते हैं सेम मटेरियल आप पढ़ेंगे। भाव अनुवाद होता है, शब्द अनुवाद नहीं होता है, भावार्थ, भाव के साथ अनुवाद किया जाता है। सेम चीज जो इंग्लिश के बच्चों को उपलब्ध कराया जाए वो सेम चीज, यानी कि जीसी लियोंग जो कि अवेलेबल नहीं था वो अब विजन का जो मटेरियल है, क्लासरूम स्टडी मटेरियल, उसमें उपलब्ध है। एक बार इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा। मतलब मेरा सुझाव ये है कि पढ़िए ना पढ़िए, एक बार पलट के जरूर देखिएगा ताकि आपको अंतर समझ में आए कि क्या है।
फिर बाकी आप निर्णय स्वयं लीजिएगा कि पढ़ा जाना चाहिए या नहीं पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन देखेंगे ही नहीं तो निर्णय तक कैसे पहुंचेंगे, है कि नहीं? तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो कहेगा कि यार ये पढ़ लो चाय पीते पीते, आप उसकी बात को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट इसको देखिएगा और देख करके समझने की कोशिश करिएगा कि क्या ये बेहतर है, अच्छा है, क्या इसको पढ़ा जाना चाहिए, नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार जरूर देखा जाना चाहिए, ठीक है? तो इसको देखिएगा। एनसीईआरटी की 4 किताबें हैं, ये बुकलेट है, इसके साथ साथ जीसी लियोंग को हमने ट्रांसलेट करके इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो इसकी जरूरत अब आपको नहीं है। एटलस आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए। जब भी कोई जगह नया नाम, करंट अफेयर्स कुछ भी पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी नई चीज पता चले, कोई भी नई जगह के बारे में मालूम चले और आप उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मैप में जाकर के देखा जाना चाहिए। अब ये जितना भी बुकलेट है जो लिखा जाता है, अगर आज प्रिंट हुआ तो आज दे दिया जाएगा, और अगले साल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 1 साल का गैप हो गया कि नहीं? इस 1 साल में दुनिया बदलेगी, और दुनिया बदलेगी तो करंट के साथ उसको अपडेट करते रहना चाहिए कि नहीं? तो हमारा जो मंथली मैगजीन है उसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन है, पर्यावरण का, हर महीने 15 से 20 पन्ने होते हैं। उसमें देखें कि अगर कोई चक्रवात पे नई न्यूज आया तो जो चक्रवात पढ़ रहे वहां जाकर के अपडेट कर ले। अगर बाढ़ पे आया, सूखे पे आया या किसी टॉपिक पे आया तो वहां जाएं और उसको उसमें ऐड कर ले। क्लियर है? ताकि अपडेटेड रहें। 4 प्रकार के सवाल थे ना, एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं? तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? पुरानी चीजों पे तो नहीं होगी, लगातार कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बेस करंट अफेयर्स का कोई मटेरियल होना चाहिए जिसमें लगातार जो भी विषय आए उसको ज्योग्राफी के विषय में जहां जहां पर भी हो, एक पन्ना वहां जाकर के स्टेपल कर दे, चिपका दे, अपडेट हो गया। तैयारी पूर्ण हो गई कि नहीं? मतलब होलिस्टिक हो गई। 4 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, 4 प्रकार के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करंट के सवाल पूछेगा, है ना? अगर करंट के सवाल पूछेगा, जैसे पिछले साल पूछा कि 2023 में जो ज्वालामुखी का विस्फोट दुनिया भर में हुआ है उसका प्रभाव बताएं, तो हमने करंट अफेयर्स में 2023 में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उसका प्रभाव, है ना, उसको साधने की रणनीतियां, आपदा प्रबंधन कैसे करें, उस पर खूब लिखा। तो अगर करंट के साथ अपडेटेड रहेंगे तो ऐसे सवाल हो सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है ये आपका एक तरीका होना चाहिए। और हम इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। मान लेते हैं कि इसको पढ़ रहे हैं बार बार, तो क्या हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए ताकि हम जांच सकें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखिए, कितना भी आप मेहनत करें, लेकिन तैयारी तो युद्ध की है ना, और युद्ध में सवाल पूछे जाएंगे ना, तो क्या पढ़ने के बाद टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए? लगातार अपने आप को जांचना चाहिए। जांचने से क्या होता है, आप लगातार, मतलब आपका अलर्टनेस लेवल ज्यादा होता है। पढ़ते समय आप हर समय सोचते हैं कि क्या इस प्रकार का सवाल हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका आईक्यू लेवल या आपका, आप कह सकते हैं कि अलर्टनेस लेवल अपेक्षाकृत उस टॉपिक में उस समय ज्यादा होता है, और होता है तो आप ज्यादा चीजों को आत्मसात कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। अब ऐसे में वही बात है जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे तैयारी करें। तो मैंने जो मटेरियल के संदर्भ में आपको बताया और जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात बताई, इसको साथ में लेकर के चलिएगा, और बहुत आसान है। देखिए, करंट अफेयर्स तैयार करने की मतलब मैं यहाँ से ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स तैयार करने के 5-6 करंट अफेयर्स उठा लिए, इसका उसका उसका सबका। अगर मान लेते हैं कि विजन का 1 महीने का करंट अफेयर्स का जो बुकलेट है वो 100 पन्ने का है, तो 12 महीने का 1200 पन्ने का होगा। चाय पीते पीते किसी ने कहा कि यार उस वाले का ना बहुत अच्छा है, क्लियर है, तो आपने सोचा यार ये भी पढ़ लेता हूं, और एक निर्णय का मतलब है 1200 अतिरिक्त पन्ने, है ना? और 1200 पन्ने एक बार में तो होगा नहीं, तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा, और 4 बार पढ़ना पता चलेगा तो पता चला कि मान लेते हैं कि करंट अफेयर्स से 25 सवाल आए, और 25 सवाल आए और विजन में से 23 सवाल थे, मान लेते हैं 20 सवाल थे, 5 नहीं थे, लेकिन उस 5 के चक्कर में आपको 1200 1250 पन्ने 4 बार पढ़ने पड़े। उसकी जगह उतना ही पन्ना पॉलिटी पढ़ लेते, इकोनॉमी पढ़ लेते, ज्योग्राफी पढ़ लेते, या कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ लेते, तो उस पर पकड़ या उसके सवालों की संख्या और ज्यादा होती। तो ज्यादा सोर्स को यानी कि बिखराव नहीं रखना है, कोई भी एक जो भी आपको ठीक लगे, एक मंथली मैगजीन लगातार पढ़ते रहे, और कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर अपने साथ रखें, उसके साथ उसको जोड़ते रहे। अतिरिक्त सोर्स कोई भी कहे तो बोलिएगा कि नहीं यार 3-4 सवाल आएंगे तो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम सवाल आ जाएंगे, मैं इसी को 4 बार 5 बार पढ़ूंगा, और मैं वो मैक्सिमम सवाल को कैच करना चाहता हूं। सब कैच करना मेरा पक्ष है ही नहीं, फोकस है ही नहीं। 3-4 सवाल ना भी आए लेकिन मैक्सिमम तो आए, और मैक्सिमम आए तो मैं मैक्सिमम कर पाऊं, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, ना कि मुझे सब करना है। और सबके लिए मुझे 3 सोर्सेज नहीं पढ़ने,
मुझे उसमें से मैक्सिमम सवाल आए और मेरे मैक्सिमम सही होने चाहिए। 50% ही तो एक्यूरेसी चाहिए। तो अगर 70 से 80% आ जाता है तो 50% एक्यूरेसी के साथ भी आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो थोड़ा सा रणनीति बनाइएगा, स्ट्रेटजी बनाइएगा कि कोई भी एक निर्णय अतिरिक्त बोझ ना क्रिएट करे। छोटा सा पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि मैंने इतनी चर्चा आपसे की, या क्लास में हम 3 घंटे की क्लास करते हैं, जैसे दुनिया भर में ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वतों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, इन सब का निर्माण एक कॉन्सेप्ट से होता है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। तो मान लेते हैं कि हमने 2 दिन तक प्लेट टेक्टोनिक 6 दिन तक चर्चा किया क्लास में और खूब समझा अलग अलग तरीके से पर्वत कैसे बनते हैं, है ना, ज्वालामुखी कैसे फूटता है, भूकंप कैसे आते हैं, द्वीपीय चापों का निर्माण कैसे होता है, ये सब चीज हमने समझा और बहुत अच्छे से समझा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमने 6 घंटे की चर्चा की तो आपके हाथ में कम से कम 3-4 पन्ने का समरी होना चाहिए कि नहीं, ताकि जो हमने समझ बनाई है उसका एक सारांश हमारे पास हो। हमको 150 और 250 शब्दों में अपने आंसर को लिखना है। तो मेरे पास हर टॉपिक का 200 से 250 शब्दों का या 300 से 400 मैक्सिमम 500 शब्दों का एक समरी होना चाहिए, ताकि लास्ट में मैं रिवीजन कर सकूं। तो हम हर क्लास में क्या करते हैं कि हम हर क्लास में क्लास होने के बाद ऐसा समरी बना हुआ होगा, सिनॉप्सिस जिसको कहते हैं, है ना, ताकि हर क्लास का 3 से 4 पन्ने का आपके पास एक रेडीमेड नोट्स रहे लास्ट मोमेंट के लिए, क्योंकि सब समझ गए हैं लेकिन इतना पढ़े हुए हैं और रात भर में रिवाइज करना है या 24 घंटे में रिवाइज करना है तो कैसे करेंगे, तो उसको समेटना भी तो जरूरी है। तो हर क्लास में, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी में ही, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हैं आप, आपदा प्रबंधन, एनवायरमेंट जो भी है, हर क्लास में हर टॉपिक के बाद 2 से 3 पन्ने का एक समरी होगा। इस समरी को हर दिन या तो लिखते रहें या इसका फोटोकॉपी कराते रहें। ये कब मदद करेगा? रिवीजन करते समय। जब पेपर 1 का टॉपिक होगा, जब पेपर 1 का एग्जाम होगा, तो ऐसा आपके पास इतने पन्ने में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या सोसाइटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इतने पन्ने में आपके पास नोट्स होगा, 2-2 पन्ने का समरी, है ना, कीवर्ड्स। तो इसका मतलब है कि लास्ट में रिवीजन बेहतर होगा, रिवीजन बेहतर होगा तो इसका मतलब है कि ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो हम हर क्लास में इस तरीके से सिनॉप्सिस बनाते हैं, या आपके लिए हर क्लास में जैसे ही आप क्लास करके घर पहुंचेंगे तब तक ये सिनॉप्सिस अपलोडेड होगा। तो कुछ नहीं करना है, अच्छे से घर जाके पढ़ लेना है और 2 से 2.5 पन्ने का जो सिनॉप्सिस है, या तो आप इसका प्रिंट आउट ले लें या तो 2-2.5 पन्ने खुद लिखें। खुद लिखने की उस पूरी प्रक्रिया में सिनॉप्सिस बनाने भी तो सीखेंगे कि किसी बात को कैसे सारगर्भित तरीके से रखा जाए। ये ट्रेनिंग आपके किस काम आएगी? जो भी आप इधर उधर चीजें पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स, आपको कोई चीज उसमें जोड़ना है, तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये हर टॉपिक को समराइज करना सिखाएगा कि नहीं आपको? धीरे धीरे ऐसा करते 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 हर टॉपिक की समरी बनाना, यानी कि 100 से 150-200 शब्दों में व्यक्त करना सीखेंगे, और यही हमको मुख्य परीक्षा में चाहिए। तो हम हर क्लास में कुछ इस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। अब कई बार हम क्लास में पढ़ा करके चले गए और उसके बाद जो हमारा करंट अफेयर्स का क्लास होगा उसमें मान लेते हैं कि हमने कोई चीज आज पढ़ाई और 6 महीने के बाद उसमें कोई परिवर्तन हुआ, कोई डेवलपमेंट हुआ, तो हम क्लास के साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस भी कराते हैं। उसका पर्पस यही होता है कि जो पीछे हमने पढ़ लिया क्या उसमें कुछ नवीन डेवलपमेंट हुए हैं, और नवीन डेवलपमेंट हुए तो उसके साथ उसको जोड़ना सीखें, और इस जोड़ने की प्रक्रिया में हम आगे के लिए तैयार रहें कि आगे भी ऐसे बदलाव होते रहेंगे, और आगे ऐसे बदलाव होते रहेंगे तो घबराना नहीं है, उसको जोड़ते चले जाना है, ताकि आने वाले समय में करंट के साथ जोड़ करके जो सवाल बने उसके लिए हम ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार रहें। क्लियर है? और ये ओवरऑल इसका सपोर्ट सिस्टम है। हर दिन कक्षाएं होंगी, सिनॉप्सिस होगा, हर दिन एक टेस्ट होता है, क्लास में एक छोटा सा टेस्ट होता है, मुख्य परीक्षा का एक सवाल दिया जाता है हर क्लास पे, और कम से कम 8 से 10 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ताकि हर टॉपिक करते जाएं और उस टॉपिक पे जो जो सवाल आए ना वो सवाल हम करते चले। देखिए, जब भी कोई एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं, तो उतना आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। जब उस टॉपिक के आप 10-15 प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन कर लेते हैं और एक बार लिख लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपको लगने लगता है कितना सरल है ना, मेरी पकड़ थोड़ी बेहतर हो गई है कि नहीं। और ये बताइए कि इस एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए आपके कलम की ताकत का होना जरूरी है कि नहीं? 1750 नंबर केवल और केवल लिखने मात्र के हैं और बाकी 275 नंबर तो इंटरव्यू के हैं। तो देखा जाए तो 85% वजन किसका है? लिखने का ही है ना। तो क्या हमको हर दिन आंसर नहीं लिखना चाहिए? और लिखने के बाद क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि हम सही रास्ते पे हैं, गलत रास्ते में हैं, बेहतर है नहीं है? तो क्लासरूम में लिखना एक अनिवार्य शर्त है। ऐसा नहीं समझिएगा कि
एक बार क्लास में एंटर हो गए तो बिना लिखे जा नहीं सकते। क्लियर है? क्योंकि क्लास कंप्लीट तभी होगा जब आप लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे ना तो अगले दिन कोई घेर लेगा आपको। क्लास कोऑर्डिनेटर बैठे होते हैं, वो आपको बोलेंगे, फिर यहां से कुछ कुछ दिनों में नाम में अनाउंस करेंगे कि इन इन बच्चों ने आंसर लिखना छोड़ दिया है। तो आपको क्या होगा? छोटा महसूस होगा। कहने का मतलब है आपके ऊपर दबाव बनेगा क्या लिखना है। जो बच्चे अच्छा कर रहे होंगे उनके नाम आ रहे होंगे, इस टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इनके टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये सब क्या है? पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर का मतलब है कि दबाव में हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं तो दबाव बने रहना चाहिए, सर्टेन अमाउंट में वो प्रेशर हमारे पास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। या साथ ही साथ वो कंपटीशन भी तो है कि आपको एक प्रकार का प्लेटफॉर्म दे रहा है कि लगातार आप बेहतर बेहतर और बेहतर परफॉर्म करें। मान लीजिए कि कल 3 नंबर आया, तो आज जब लिखने के लिए बैठेंगे तो क्या सोचेंगे? कम से कम 4 नंबर तो आना चाहिए 10 में से, है ना? जब 4 आ जाएगा तो क्या सोचेंगे? कम से कम 5 नंबर तो आना चाहिए। तो हर दिन अपने आप को चुनौती दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? और ये चुनौती देना जरूरी पक्ष है, क्योंकि कलम की ताकत से ही ये परीक्षा पास होने वाला है। तो आपके राइटिंग स्किल्स पे तो काम करना पड़ेगा। तो ये सब क्लास का हिस्सा है, उसमें हर दिन होगा, सिनॉप्सिस होंगे, टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें होंगी, और हर दिन जो मटेरियल मिलेगा वो पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के भूगोल के संदर्भ में ये बातें हैं। इस लिखने वाली बात पे एक छोटा सा शेर कहते हैं आपके सामने, देखिए 2-4-5 मिनट है, उसके बाद इन्वायरमेंट अच्छे से डिस्कस करिएगा। इस एग्जामिनेशन की सफलता का सूत्र यही है ना, लिखना। सहमत है इस बात से कि प्रारंभिक परीक्षा तो एलिमिनेशन है, वो क्लियर करने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ये सब आप पे ही निर्भर है कि आपने अपने आप को कितना अच्छे से व्यक्त किया है। आंसर राइटिंग के 4-5 पहलू हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 आयाम है। जब क्लास करेंगे तो आप 4-5 आयामों के बारे में समझ बनाएंगे, बार बार आपको उन्हीं 4-5 आयामों में फीडबैक मिलेगा। कंटेंट कैसा था, संरचना आंसर की कैसी थी, भाषा शैली पे कमांड था कि नहीं था, जो आपका प्रेजेंटेशन था वो अच्छा था नहीं था, इस पे बार बार आपको धकेला जाएगा, पुश किया जाएगा, आपके लिमिट तक आपको लेकर के जाया जाएगा कि देखो संरचना तो अच्छा बना लिया लेकिन भाषा शैली ठीक नहीं थी, भाषा शैली अच्छी थी लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, प्रस्तुतिकरण में कुछ कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और 300-350 क्लासेस होती हैं, और हर दिन जब आपको इन 5 चीजों पे पुश किया जाएगा तो कब तक पुश नहीं होंगे आप, है कि नहीं? हर दिन लिखते 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 भाषा शैली पे, है कि नहीं, प्रस्तुतिकरण पे, संरचना पे, वस्तु के या उस टॉपिक के पकड़ पे आपका समय के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। 300-350 आंसर जब लिख लेंगे क्लास में बैठ करके, तो उसके बाद बहुत सारे और टेस्ट होते हैं, मिनी टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। लगभग कुल मिलाकर के जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट होगा कम से कम 1000 से 1200 आंसर लिख चुके होंगे आप। और इतना लिखने के बाद तो धार तो आ ही जाएगी। थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो जो झिझक है जो है ना लिखने का, वो खत्म हो जाएगा। और प्रगति तभी होगा जब आप अपने आप को व्यक्त करना सीखेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। इसीलिए कहा जाता है कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, ए मुसाफिर जिस जगह पे जागा है उससे कुछ आगे बढ़ के सो। हर दिन ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि आज हम जो है उससे कल और बेहतर बेहतर होने चाहिए। तो जो क्लास में ये सब प्रैक्टिसेस हैं, आंसर लिखवाने का, क्वेश्चन कराने का, ये सब इसीलिए है कि हर दिन आप आपके बेहतर हो, मतलब आज जो है उससे बेहतर स्थिति में। क्लियर है? ये था कुल मिलाकर के भूगोल की तरफ से जो मैं डिस्कशन चाहता था कि 3-4-5 आयामों पे आपके साथ ये 1.5-2 घंटे में चर्चा हो सके। अगर आपके कुछ सवाल है तो पूछ लें। कोई सा भी चलेगा। ऑक्सफोर्ड, टीटीके, कैम्ब्रिज, ये 3 एटलस है। कैम्ब्रिज का एटलस है, ऑक्सफोर्ड का एटलस है और टीटीके का एटलस आता है। ये तीनों ही एटलस ठीक है। इसमें से कोई भी स्कूल एटलस आपको मिले तो आप उसका इस्तेमाल, मतलब उसको यूज कर सकते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों बुकलेट। क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन के लिए ये जो हमारा विजन आईएएस का मटेरियल है ना, जिसमें मान लीजिए कि आपने भूकंप पढ़ा तो एनसीईआरटी से भूकंप पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर मतलब हमारा जो विजन का भूकंप है ना उसको पढ़िए, और फिर देखिए कि यार ये भूकंप में एनसीईआरटी वाली ही बातें हैं या कुछ अन्य बातें भी हैं, और उसको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन देखिए। और अब तुलना कर सकते हैं ना कि केवल एनसीईआरटी करने से पहले, मतलब विजन का जो मटेरियल है उसके नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन भी करते जाएंगे। और एनसीईआरटी पढ़े हैं तो तुलना भी कर सकते हैं कि सारे सवाल क्या एनसीईआरटी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और बार बार आंसर आए कि नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा, है ना,
एडवांस लेवल की किताबें, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और वो मटेरियल कौन सा है? विजन का। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें और उसके बाद भूकंप का चैप्टर पढ़ें, एनसीईआरटी का पढ़ लिए, और उसके बाद पढ़ें विजन आईएएस का भूकंप का। एनसीईआरटी की सारी बातें अगर विजन में हो और प्लस एडवांस बातें हो तो अगली बार रिवीजन किसका करना चाहिए? ये आंसर अगर यस में आए तो इसको जांचेंगे कौन? आप ना। अगर मैं यहां से कहूं कि नहीं ऐसा है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप माने, मैं चाहता हूं कि कुछ 2-4 चैप्टर जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करके खुद निर्णय पे पहुंचे। क्योंकि जब खुद निर्णय पे पहुंचेंगे ना तो कोई कहेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो नहीं, तो आपको खुद का अनुभव है तो आप बता सकते नहीं, मतलब आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आप एक फोकस रहेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि सिलेबस मालूम है, सिलेबस पे चलने के लिए आपको एक स्तरीय मटेरियल चाहिए, और उसमें अगर भटकाव नहीं हुआ तो आप अपने गोल तक जल्दी पहुंचेंगे, और अगर भटकाव ज्यादा हुआ तो संकट की स्थिति होगी। तो इसको जांचना थोड़ा जरूरी है। तो कुछ चैप्टर्स को जांच लीजिएगा, एनसीईआरटी विजन, एनसीईआरटी विजन, और उसके बाद पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होंगे, अगर वो हो रहे हो, उसकी व्याख्या मिल रही हो, तो इसका मतलब है कुछ नहीं करना है, इसी को बार बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहना है। गुड इवनिंग सर। बस इनका सवाल लिखिए फिर आपका। क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो ज्योग्राफी का मान लीजिए कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया तो फिर उसको हम कैसे पता करेंगे कि सर वो करंट इशू था या फिर किस हिसाब से? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप क्लास ज्वाइन करेंगे, सपोज करें, तो आज से 5 साल पहले क्या हुआ था ये तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, लेकिन जिन टीचर्स को अनुभव होगा वो बताएंगे ना आपको कि ये सवाल उस समय करंट को जोड़ करके पूछे गए थे। और 2023 का तो सवाल आप जान सकते हैं ना कि कौन सा सवाल करंट के साथ जोड़ करके, वो बहुत पुराना वाला नहीं, लेकिन नए वाले सवालों को देख करके तो एक मोटा मोटा समझ बन सकता है ना कि यार इनमें से ये सवाल जो है करंट के साथ जोड़ करके है। तो कुछ जगह पे थोड़ा तो मदद की जरूरत पड़ती है ना, थोड़ा सा मतलब कि कुछ सुझाव मिल जाए कोई, ताकि हमारी रणनीति बेहतर बन सके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टीचर का अनुभव तो काम आएगा, क्योंकि खुद से अगर उसमें रिसर्च करेंगे तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि वो 5 साल पहले का करंट अफेयर्स क्या लेना देना है आपको उससे। हमको तो बस एक ट्रेंड पकड़ना है कि हाँ पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा रहा है, तो आगे भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, है ना जी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बिहार मुंगेर से आया हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर मुझे सर ऑप्शनल के सब्जेक्ट में ज्योग्राफी लेना है तो सर उसका तैयारी किस हिसाब से करना होगा? दीपक देखिए, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात किया। अब दीपक का सवाल ये है कि अगर उनको ऑप्शनल की तैयारी भूगोल की करनी है तो उनको क्या करना चाहिए, यही जानना चाहते हैं, तो कभी चर्चा करेंगे उस पर, है ना। अभी आप लोग एनवायरमेंट का डिस्कशन करिए, वो बड़ा जरूरी है, ताकि आज पूरा का पूरा एक होलिस्टिक पैटर्न बन जाए कि यार वजन कितना है और क्या क्या करने की जरूरत है। जैसे ज्योग्राफी का थोड़ा क्लैरिटी बना कि क्या करना है, और ऐसे एनवायरमेंट का बन जाए तो हर तीसरा सवाल ज्योग्राफी नहीं तो पर्यावरण का है ना, तो रास्ता बेहतर हो जाएगा, मतलब उस पर चलने की शुरुआत आप ज्यादा बेहतर तरीके से बिना डगमगाए हुए करेंगे। और अगर आपने भूगोल और पर्यावरण साध लिया तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, मतलब सफर बहुत ही इंजॉयबल होगा। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होती रहेगी। हाँ, मानव भूगोल में कृषि पढ़ते हैं, उद्योग धंधे पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रोड पढ़ते हैं, रेलवेज पढ़ते हैं, है कि नहीं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, सेवा सेक्टर पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए एक छोटी सी बात कि क्या आज के समय में चौथी औद्योगिक क्रांति शब्द का नाम सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा, ये नया उभरता हुआ उद्योग है ना, नए इंडस्ट्रीज हैं, जो भी देश इस पे महारत हासिल करेगा वही विश्व की महाशक्ति होगा। तो चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक नई तकनीक, नए उद्योग धंधे, तो ये भी तो एक प्रकार का उभरता हुआ उद्योग धंधा है। क्या इसको भूगोल में पढ़ा जाना चाहिए? क्या आपने चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? तो क्या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी तक कहीं पर भी किसी भी किताब में मेंशन नहीं है, लेकिन क्या एक स्ट्रेटेजिक उद्योग है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में स्पेस के फील्ड में इसका वाइडर एप्लीकेशन है। तो ये एक नया उभरता हुआ उद्योग है जिसपे भारत महारत हासिल करना चाहता है ना। तो क्या इन उद्योग धंधों के बारे में भी कहीं पढ़ा जाना चाहिए? कहाँ पढ़ेंगे? भूगोल में, कि विश्व में कहां पर है ऐसे उद्योग धंधे, भारत में क्या इसकी संभावना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, चुनौतियां क्या है, सरकार क्या कर रहा है, क्या किया जाना चाहिए। तो कृषि है, उद्योग धंधे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मानव भूगोल के तहत पढ़े जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे आते हैं, जैसे अगर हमने कोई चीज बनाया, जैसे डैम बनाया, तो डैम कई बार विवाद में आता है कि नहीं?
डैम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बड़े डैम, बड़े बांध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो बड़े बांध होने चाहिए नहीं होने चाहिए कि कुछ तर्क होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। ये भी तो मानव भूगोल ही है, मानव के दौरान निर्मित एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कई बार जैसे भी सिक्किम में बाढ़ आया था तो एक पूरा का पूरा बांध टूट गया था। तो बांध टूट गया था तो बाढ़ इसलिए विकराल हो गया क्योंकि बांध टूटा। तो अगर बांध नहीं होता तो बाढ़ इतनी प्रबल नहीं होती। तो न्यूज क्या बन गया? बांध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसका पॉजिटिव नेगेटिव। भारत सरकार को पुराने बांध जो है उसकी मरम्मत के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसके रख रखाव के लिए, क्या उसके लिए कुछ कार्य करने चाहिए? भारत में वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज्यादा बांध है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो बांधों की तो सुरक्षा जरूरी है। तो एक मानव भूगोल का एक ज्वलन टॉपिक, एक उभरता हुआ टॉपिक है, इस पे भी सवाल हो सकता है। ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, करेंगे, मतलब आगे जब क्लासेस होंगी तो चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड बुक में मैंने जैसे बताया ना एनसीईआरटी, ये 2 पढ़े, और 2 पढ़ने के बाद भूकंप का टॉपिक, ज्वालामुखी का टॉपिक, चक्रवात का टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा जो एनसीईआरटी में होगा वो इसमें भी होगा। और अगर एनसीईआरटी पढ़ा आपने और विजन का मटेरियल पढ़ा, और विजन का मटेरियल पढ़ा और उसके बाद आपने उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो जब वो क्वेश्चन देखा तो आप इस बात को जांच पाएंगे ना कि एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ा था उससे सवाल होता है या नहीं होता है, और विजन का मटेरियल मैंने पढ़ा है उससे सवाल होता है या नहीं होता है, और एनसीईआरटी की जो बातें थी क्या वो विजन के मटेरियल में है या नहीं है। अगर आपको सारा मटेरियल, वो सारा चीज एनसीईआरटी का उसमें मिल जाए, एक बार तो पढ़ लिया ना हमने एनसीईआरटी, और उसके बाद अगर वो सारा मटेरियल हमको उसमें मिल जाए तो रिवीजन इन 2 मटेरियल का करना चाहिए कि केवल एक मटेरियल का करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं आपको। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि आप मेरी बात मानिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसको पहले जांचिए, और अगर आपका आंसर यस में आता है तो आपका आधा बर्डन आधा बोझ कम हो गया, क्योंकि आपको 2 चीजों का रिवीजन नहीं करना है, एक ही चीजों को 5 बार पढ़ना है। जो एनसीईआरटी का वो चीज पढ़ते हैं, अगर वो सारी चीजें इसमें है तो उसकी जगह कुछ और पढ़ेंगे, उसमें और पकड़ बनाएंगे। ये क्लियर है? चलिए, ऑल द बेस्ट, और आगे मुलाकात आपसे होगी।